Now we are moving to SS 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। और मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं SS 710 में, इसको सिर्फ रट के चले जाते हैं और काफ़ी मैंने नोट्स देखे जहाँ पे एक एक पेज में इसको कंप्लीट कर देते हैं। बट इसके जब आप टेक्निकल पे जाओगे जहाँ से ICAI एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके अंदर काफ़ी सारे सिनेरियोज बन सकते हैं। वो मैंने आगे चार्ट्स भी इंक्लूड करें, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है SS 710। सो इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे। फर्स्ट आता है कोरस्पॉन्डिंग फिगर। सर ये कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होता है? आप एज ए स्टैट ऑडिटर कभी भी स्टैट ऑडिट करते हो और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर की फिगर आती है। आप क्या प्रीवियस ईयर पे ओपिनियन देते हो? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर पे ओपिनियन देते हो। प्रीवियस ईयर की फिगर हम क्यों डालते हैं? जिससे यूजर्स को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिले, वो करंट ईयर के फिगर्स के साथ कंपेयर कर पाए, वो ऐसा देख पाए कि प्रीवियस ईयर कितने रेवेन्यू थे, इस बार करंट ईयर में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इस बार कितना रेवेन्यू है, तो कंपेयर कर पाए। हमारा ओपिनियन किस पे रहता है? ओनली एंड ओनली करंट पीरियड पे। आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ, किसी भी कंपनी के उठाओ, तो वहां पे जो भी प्रीवियस ईयर की फिगर्स होती है वो कंपेरेटिव नहीं होती, वो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड साथ में इस पे ऑडिटर का ओपिनियन ओनली ऑन करंट ईयर पे कवर होता है। एंड हम क्या प्रीवियस ईयर की फिगर सारी डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? नहीं, हम उतनी ही डालते हैं जितनी रिलीवेंट है करंट ईयर के लिए। तो हम सारी चीजें नहीं डालते। आप प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ, उसमें तो हम बिल्कुल डिटेल जाएंगे, वहां पे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्क्लोजर देंगे एक एक पॉइंट पे। बट जब वही इन्फॉर्मेशन एज ए कोरस्पॉन्डिंग फिगर डालते हैं करंट ईयर में, तो वहां पे हम उतना ही डालते हैं जितना करंट ईयर में यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो वहां पे हम सारी डिटेल नहीं जाते। तो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या है? इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेंडेड टू रीड ओनली इन रिलेशन टू करंट पीरियड फिगर्स। ये आपको ध्यान रखना। एंड इट इज नॉट प्रेजेंटेड एज कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां पे हम कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं डालते प्रीवियस ईयर का, हम सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन डालते हैं, उतनी ही फिगर्स डालते हैं, उतने ही डिस्क्लोजर डालते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। एंड ऑडिटर ओपिनियन रेफर्स टू द करंट पीरियड ओनली। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रीवियस ईयर के किसी भी कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। देन आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है? ये काफी कम केसेस मिलते हैं इसके, ये आप मान के चलो ये रेयर केस होते हैं। कौन कौन से? अगर आप लिस्टिंग के लिए फाइल करने जाते हो तो सेबी आपसे क्या कहता है, लास्ट 5 ईयर के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आओ। तो सर हम तो इंडिविजुअल बना ही रहे, हम तो इंडिविजुअल ऑडिट भी करा रहे हैं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसी को कंपाइल करके दे देंगे? नहीं, यहाँ पे सेबी क्या कहता है, आप लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, उसको 5 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराओ। आपने पहले ऑडिट कराया होगा, मुझे मतलब नहीं है, अब वापस ऑडिट कराओ। तो वहां पे अब जब हम 5 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऐसे ऐसे ईयर 5 के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। और वहां पे ऑडिटर का ओपिनियन किस पे कवर होगा? सारे पीरियड पे कवर होगा। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है, जिस भी ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है, सब पे ऑडिटर का ओपिनियन कवर होगा। क्यों? क्योंकि वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं और वापस 5 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं और ऑडिटर 5वीं ईयर को ऑडिट वापस करेगा, तो वहां पे सारे फाइनेंशियल ईयर पे ओपिनियन कवर होगा। ये डिफरेंस होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स में। ये अलग से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और ये ऑडिटर ओपिनियन रेफर टू ईच पीरियड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। ये आपको ध्यान रखना है और ये डिफरेंस होता है इसमें। अब हम बाकी आगे प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक बार चार्ट्स पे आते हैं। हम फर्स्ट चार्ट स्टार्ट करते हैं, ऑडिट रिपोर्टिंग ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स मींस हम करंट ईयर पे ओपिनियन दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर की फिगर एज ए इंटेंडेड टू रीड ओनली ही हमने प्रेजेंट करा है। तो वहां पे हमारे 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय एग्जिस्टिंग ऑडिटर, जो आप करंट ईयर के ऑडिट कर रहे हो वह उसी ने ही प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा है। या फिर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड, हुआ ही नहीं, पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुआ, या फिर किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा है। तो ये 3 सिनेरियो बन सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स में। अगर आते हैं हम एग्जिस्टिंग ऑडिटर, हमारे करंट ऑडिटर ने ही ऑडिट करा है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस केस में क्या हो सकता है? या तो लास्ट ईयर हमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया होगा। सर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया लास्ट ईयर, तो उससे करंट ईयर का क्या लेना देना? अगर लास्ट ईयर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, इट मींस लास्ट ईयर मटेरियल स्टेटमेंट थी। अब वो करंट ईयर में आओगे तो एज ए ओपनिंग बैलेंस भी तो मिसस्टेटमेंट आएगी करंट ईयर में। अगर वो करंट ईयर में वो मिसस्टेटमेंट आ रही है तो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी इफेक्ट आएगा। तो आपको क्या देखना होगा कि वो रिमेन रिलीवेंट एंड मटेरियल है करंट ईयर में। अगर है तो ऑडिटर क्या करेगा? मॉडिफाई कर देगा करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। अगर सर प्रायर पीरियड हमने मटेरियल स्टेटमेंट थी, हमने मॉडिफाई ओपिनियन दिया, तो करंट ईयर भी तो मटेरियल होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात बताओ, लास्ट ईयर आपने एंटिटी स्टार्ट करी थी, लास्ट ईयर आपकी इन्वेंट्री 1 लाख की मटेरियल स्टेटमेंट थी, वो आपके लिए उस टाइम मटेरियल थी क्योंकि आपकी इन्वेंट्री इतनी थी नहीं, तो उस टाइम मटेरियल स्टेटमेंट थी, आपने मॉडिफाई करा ओपिनियन। इस साल आपकी इन्वेंट्री 10 करोड़ है, अब वो ओपनिंग बैलेंस में कितनी स्टेटमेंट आई? ओनली 1 लाख। अब वो मटेरियल होगी क्या करंट ईयर में? नहीं।
तो ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा कि करंट ईयर में जो प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट थी वो मटेरियल है, रिमेन रिलेवेंट है। अगर है तो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दो, अगर नहीं है तो मत करो। तो आपको देखना पड़ेगा कब मॉडिफाई हुआ है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो रिलेवेंट है और करंट ईयर में और मटेरियल है तो मॉडिफाई कर दोगे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ आपको रेफरेंस दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का। अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन था बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी, ऑडिटर ने गलती क्या करी, अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी, वहां पे ऑडिटर क्या करेगा, वो चेक करेगा जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी उसको एज पर एएफआरएफ डील करा या कोई डिस्क्लोजर दिया हमारे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर आपने एएफआरएफ से डील एज पर एएफआरएफ डील कर लिया या डिस्क्लोजर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने ऐसी चीज नहीं करी, नो, अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिए करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रायर पीरियड में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, तो ऑडिटर क्या करेगा, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देगा विद रेफरेंस टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। अगर आपने डील कर लिया करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दिए, तो उस केस में क्या करेगा, ऑडिटर हाईलाइट कर देगा ईओएम पैरा में, क्योंकि आपने डिस्क्लोजर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है, उस केस में क्या करोगे आप ईओएम पैरा में लिख दोगे कि ऐसी कोई स्टेटमेंट थी प्रायर पीरियड में जो करंट ईयर में उन्होंने ये डिस्क्लोजर दिए, उसका रेफरेंस दे दोगे ईओएम पैरा में। ये तो हो गई बात जब एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने ही ऑडिट करा हो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही ना हुआ हो, उस केस में क्या करोगे, आप ओएम पैरा में लिखोगे, कहां पे, ओएम पैरा में, कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज नॉट बीन ऑडिटेड, और ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा कि आप करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेज पे लिखो कि आप प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नॉट ऑडिटेड, ये आपको लिखना होगा। एंड सर एक और केस था कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा है, उस केस में क्या होगा, ऑडिटर में स्टेट द फैक्ट इन ओएम पैरा, लिख सकता है ऑडिटर अपने ओएम पैरा में बता सकता है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा था, जरूरी नहीं है, वो लिखना चाहे तो वो लिख सकता है ओएम पैरा में और लिख सकता है। बट सर एक केस ये भी तो हो सकता है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन था प्रीवियस ऑडिटर का और वो मैटर अभी भी अनरिजोल्व है, क्या यही केस आगे जो हमने अभी एग्जिस्टिंग ऑडिटर का केस देखा था, बट यहाँ पे ऑडिट कौन कर रहा है, प्रायर पीरियड पे कोई और ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और वहां पे उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, उसके साथ साथ वो मैटर रिमेन अनरिजोल्व्ड है, तो उस केस में क्या होगा, हम वापस यहाँ पे आके चेक करेंगे कि वो मैटर रिलीवेंट है करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर वो मैटर रिलीवेंट है, करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल है, तो ऑडिटर करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ SA 510 आ जाएगा। सर SA 510 क्यों, ऐसे 510 बात करता है ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड। अगर किसी और ऑडिटर ने प्रीवियस ईयर में ऑडिट करा है और उसके मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और वो करंट ईयर में आ रही है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मींस प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फिगर थी वो एज ए ओपनिंग बैलेंस आ रहा है करंट फिगर में, तो अगर ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट आ रही है तो ऑडिटर के क्या प्रोसीजर होते हैं वो हम SA 510 में देखते हैं। अगर मेरे नोट्स आप SA 510 ओपन करके देखोगे तो सेम सिनेरियो आपको वहां पे भी मिलेगा, ये वाला जहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था प्रीवियस ईयर में और उसके रिगार्डिंग मटेरियल है करंट ईयर में भी, तो वहां पे ऑडिटर क्या एक्शन लेगा, कहां पे मॉडिफाई करेगा ओपिनियन, वो सब चीजें मैंने SA 510 में भी लिखी थी और ये मेन केस SA 510 का ही है। आप इसको SA 510 का रेफरेंस देके आओगे, SA 710 का रेफरेंस दो या ना दो, बट SA 510 का रेफरेंस आएगा इस पर्टिकुलर केस में, आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिंक करना है SA 510 से और SA 710 को। ये तो हो गई हमने कोरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात। अब आते कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या, ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑडिटर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। अगर आपने 5 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, 5 ईयर के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो ऑडिटर 500 साल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। तो इस केस में भी 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने ऑडिट करे हो लास्ट ईयर के जो भी 4 साल के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर रहे हो एज ए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो वो सारे आपने ही करे हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग ऑडिटर नहीं, या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं है, या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं। ये 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं। अगर आपने ही ऑडिट करें प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आपको करंट ईयर में आपको क्या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, आपको वापस ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो वहां पे एक केस क्या आ सकता है, अगर आपने प्रायर पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, बट आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ओपिनियन दे रहे हो प्रायर पीरियड पे ऊपर, तो वहां पे आप दूसरा ओपिनियन दे रहे हो, तो वहां पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया ओपिनियन पे, तो उसके रिगार्डिंग ये मैटर डिस्कस करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बना रहे हो 2022-23 हमारा करंट है, आप 21-22 पे आपने लास्ट ईयर ओपिनियन दिया था, क्या, अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था आपने, एंड अब आप 22-23 में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, तो उसमें 21-22 भी आ रहा है और आप 21-22 पे वापस ऑडिटर का ओपिनियन जाएगा, वापस ओपिनियन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो।
आप कह रहे हो कि नहीं यार प्रीवियस ईयर हमने गलत ओपिनियन दिया था, हम इस बार मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, वेट, हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, आपने लास्ट ईयर खुद ने ही खुद के ओपिनियन को डिफर कर दिया। लास्ट ईयर आप अनमोडिफाइड दे रहे थे, आज आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, ये क्या चक्कर है? तो उस केस में क्या हुआ, इफ ऑडिटर ओपिनियन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम ओपिनियन दैट प्रीवियसली एक्सप्रेस ऑन प्रीवियस पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लास्ट ईयर कुछ और ओपिनियन दिया था, इस ईयर आप कुछ और ओपिनियन दे रहे हो। उस केस में क्या होगा, ओएम पैरा में डिस्क्लोज करेगा ऑडिटर की आपका रीजन क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के रिगार्डिंग। आप क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, लास्ट ईयर आप कुछ और दे रहे थे, आज कुछ और दे रहे हो, तो ये ओएम पैरा के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं है, उस केस में क्या होगा, ओएम पैरा के अंदर लिख दो कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करा है किसी और ऑडिटर ने, तो उस केस में क्या होगा, एक तो आप ओएम पैरा में लिख दो कि यार किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा है। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, बट आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो, इन केस ऑफ कोई और ऑडिटर ने आपका ऑडिट कराया तो लास्ट ईयर के। इफ करंट ऑडिटर ने मॉडिफाई करा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे अदर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये क्या होगा, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। वही आप 23-24 में हो, करंट ईयर आपका 23-24 में, 22-23 आपका किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा था और उस पर उसने दिया था अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट आप जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो 23-24 में, तो आप 22-23 में भी ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। उस टाइम आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या, प्रीवियस ईयर ने तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था प्रीवियस ऑडिटर ने, बट आप उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो वही प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो वहां पे क्या होगा, हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आप प्रीवियस ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दो कि उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, उसमें कुछ गलतियां थी जो हम उसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। उसमें क्या होगा, प्रीवियस ऑडिटर या तो एग्री करके रिवाइज कर देगा ऑडिट रिपोर्ट। अगर रिवाइज कर दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर रिवाइज कर देता है तो करंट ईयर शुड रिपोर्ट ओनली ऑन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे तो ऑडिटर ने रिवाइज कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर प्रीवियस ऑडिटर अनविलिंग टू रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट, अगर प्रीवियस ऑडिटर पिछली ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज ही नहीं करना चाहता, उस केस में हम ओएम पैराम लिख देंगे और करंट ईयर एंगेज हो सकता है उस प्रीवियस ईयर के ऑडिट करने के रिगार्डिंग। क्या, मैनेजमेंट से डिस्कस करके वो प्रीवियस क्या वो मैनेजमेंट से डिस्कस करके वो एंगेजमेंट ले सकता है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम ऑडिट कर देते हैं क्योंकि आपका प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत ओपिनियन गया है। तो वो चीज हो सकती है। क्या हो सकता है, अगर आप पहले मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी क्या करेंगे, प्रीवियस ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे, या तो प्रीवियस ऑडिटर एग्री करके रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। अगर रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहा, प्रीवियस ऑडिटर चेंज नहीं करना चाहता, तो आप ओएम मैटर के अंदर लिख दोगे और आप एंगेज भी हो सकते हो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के लिए। तो ये आपका पूरा सिनेरियो था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स में। आपको कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स में 510 का रेफरेंस देके आना है, जहां पे प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं और वो उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन था और वो रिमेन रिलीवेंट है करंट ईयर में, तो आपको 510 का भी रेफरेंस देके आना है। तो ये तो हो गया हमारे चार्ट्स, जहां पे हमने इतने सारे सिनेरियोज को कवर करा जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था, जहां पे कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स का देखा और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखा। अब हम वापस चलते हैं बेसिक पे, कहां पे हमको और कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। डिस्कस करते हैं ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। सर एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात हो रही है या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है? ये बात हो रही है दोनों की। दोनों के केस में कॉमन क्या प्रोसीजर रहेगा करंट ईयर ऑडिटर का? तो उस केस में क्या होता है, तीन बेसिक प्रोसीजर होते हैं। कौन कौन से तीन बेसिक प्रोसीजर? फर्स्ट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है वो एग्री करती है द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड। आपने जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट और डिस्क्लोजर को करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहे हो एज ए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज ए कोरस्पॉन्डिंग फिगर, वो दोनों मैच तो करती है। ऐसे ना हो कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 के लिखी हुई थी, आप अब लिख रहे हो 10 के, तो दोनों में डिफरेंस नहीं आनी चाहिए अमाउंट और डिस्क्लोजर में। जो प्रीवियस ईयर में लिखा है वही आप इस ईयर लिखोगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट कर रही थी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही करंट पीरियड में अप्लाई हुई है ना। हम क्या देखते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, जो लास्ट ईयर में यूज हुई थी उसी को ही आप करंट ईयर में लेके आए हो ना। आपको ये देखना है, अगर नहीं लेके आए, अगर कुछ चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कराए ना, प्रॉपरली प्रेजेंट कराए ना, आपको वो देखना होगा। कौन कौन से तीन प्रोसीजर देखेंगे कम कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर के? कौन कौन से तीन प्रोसीजर होंगे? जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग अमाउंट और डिस्क्लोजर जो प्रायर पीरियड में गिवन थे वही एज ए वापस एग्री करते हैं ना, जो करंट पीरियड में हम कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सेकंड, हम देखेंगे जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो लास्ट ईयर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट कर रही थी
वही करंट ईयर में कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है ना, वो देखेंगे। अगर कुछ चेंजेस है अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कराए, प्रॉपरली प्रेजेंट कराए, वो देखेंगे। ये ऑडिटर का प्रोसीजर होता है। अगर ऑडिटर अवेयर हो गया किसी भी मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन में है, तो ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन में, तो ऑडिटर उसके रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपने ही प्रीवियस ईयर का ऑडिट करा है तो वहां पे ऐसे 560 भी लग जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट, क्योंकि आपने ही ऑडिट करा है, आप बाद में अपनी रिपोर्ट को ही मॉडिफाई कर रहे हो। आफ्टर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको मॉडिफाई करनी पड़ जाती है तो ऐसे 560 भी लग जाता है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। साथ साथ ऐसे 580 भी लग जाता है जहां पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं किसकी, ऑल पीरियड्स की। और ऑडिटर शैल आल्सो ऑब्टेन स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग प्रायर पीरियड दैट सेपरेटली डिस्क्लोज करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। इसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है। तो यहाँ पे हमने ऑडिटर का प्रोसीजर देखा क्या, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। इसके बाद आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमने ऊपर डिस्कस करा था ना कि अगर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन था और वो मैटर अनरिजोल्व था क्या, इफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ प्रायर पीरियड प्रीवियसली इशूड इंक्लूड मॉडिफाइड ओपिनियन, और वो मैटर क्या है, अभी भी अनरिजोल्व है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मॉडिफाई हमेशा कर देगा? नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा वो मटेरियल जो मैटर जो है वो करंट ईयर में मटेरियल है या नहीं है, तभी वो मॉडिफाई करेगा। उसके रिगार्डिंग बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में क्या आएगा, रेफर टू बोथ करंट पीरियड फिगर एंड कोरस्पॉन्डिंग फिगर। कब, जब वो मैटर मटेरियल है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों पीरियड को आप रेफर करोगे। अगर दोनों पीरियड को रेफर नहीं करे, इन अदर केसेस में क्या होगा, वो एक्सप्लेन करना है आप क्यों मॉडिफाई ओपिनियन दे रहे हो, बिकॉज ऑफ द अनरिजोल्व मैटर, इफेक्ट ऑफ अनरिजोल्व मैटर इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बेसिस ऑफ ओपिनियन से रिगार्डिंग था। अगर जब भी कोई ऐसी केस स्टडीज आती है जहां पे आपको प्रीवियस ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन था और करंट ईयर में आपका वो मैटर अनरिजोल्व है, तो उस केस में आपको ये पैरा लिख के ही आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके साथ साथ आपको चार्ट की जो लाइनें मैंने बताई थी वो आपको एक्सप्लेन करनी है, देन आपको बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा का ये लाइंस आपको लिख के ही आनी ही होगी। ये हमारा ऐसे 710 था जहां पे हमने देखा कि कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और कौन कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स में, कौन कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर होते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। और उसके बाद हमने देखा बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में क्या आएगा। ये हो गया हमारा एसए 710। नाउ वी आर मूविंग टू एसए 720। 720 क्या करता है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन मींस जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट इशू होती है उसके अंदर हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ काफी और इंफॉर्मेशन भी आती है, तो वो क्या होती है, हमारी अदर इंफॉर्मेशन। जो एनुअल रिपोर्ट होती है वही हमारी अदर इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वही हमारी अदर इंफॉर्मेशन होती है। इसके रिगार्डिंग ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर क्या इसके रिगार्डिंग ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटर सिर्फ क्या करेगा, रीड करेगा एंड कंसीडर करेगा जो हमारी अदर इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल इनकंसिस्टेंट तो नहीं, किसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है और आप अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और तो नहीं लिख रहे, मटेरियल इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, वो आप देखोगे, सिर्फ रीड करोगे और कंसीडर करोगे। आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करना, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसका ओपिनियन भी कवर नहीं होता। क्या, अदर इंफॉर्मेशन पे आपका ओपिनियन भी कवर नहीं होता, ना ही उसके रिगार्डिंग आपको कोई एविडेंस ऑब्टेन करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करके पता करना है कि उसके अंदर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपेयर में। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और लिख रहे हो, अदर इंफॉर्मेशन कुछ और लिख रहे हो, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। एंड सर ये अदर इंफॉर्मेशन ये ऑडिटर कब मैनेजमेंट से लेगा, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में एनुअल रिपोर्ट आती है जो काफी बाद में बनती है। तो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस में आपको एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन ऑल द अदर इंफॉर्मेशन कब तक, एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जिस टाइम आप ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो तब तक आपको सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी ही है। आपको कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो जाए जब बात अलग है, वैसे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो आपको लेनी ही है एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस पे, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी और इन केस ऑफ अनलिस्टेड एंटिटी। अनलिस्टेड एंटिटी के केस में आपको कुछ या सारी इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं सारी इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल रही है एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो भी चल जाएगा अनलिस्टेड के केस में, बट लिस्टेड के केस में आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी ही होगी। अगर नहीं कर पा रहे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस तो अलग बात है। और ऑडिटर ऑब्टेन कैसे करेगा अदर इंफॉर्मेशन, सर इसके रिगार्डिंग ये क्या है,
और आपको मैनेजमेंट से लेनी होगी अदर इन्फॉर्मेशन, बट उसके अंदर कोई और भी केस हो सकता है कि मैनेजमेंट ने प्रिपेयर ही नहीं करी अभी अदर इन्फॉर्मेशन जब तक ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है। तो उस केसेस में क्या क्या होगा, डिटरमाइन थ्रू डिस्कशन विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करके आपको पता करना है कि किस डॉक्यूमेंट में एनुअल रिपोर्ट है और वो एनुअल रिपोर्ट कब इशू होने वाली है, प्लान मैनर एंड टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। वो इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट है वो कब इशू होने वाली है और उसका किस डॉक्यूमेंट में वो एनुअल इन्फॉर्मेशन के एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड है, वो आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करके पता करना है। एंड आपको अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करना है क्या मैनेजमेंट के साथ कि वो आपको टाइमली एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाए, इफ पॉसिबल प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट आपको मिल जाए फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट, कि हम ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करें उससे पहले ही जो फाइनल वर्जन हो एनुअल रिपोर्ट का वो ऑडिटर को मिल जाए, आपको ऐसे अरेंजमेंट करने। एंड सर अगर हमें फाइनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल पा रही क्योंकि मैनेजमेंट इशू ही नहीं कर पाई एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में, तो उस केस में क्या करेंगे, व्हेन सम और ओल्ड डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल अंटिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उस केस में रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट तुम हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जब भी फाइनल वर्जन अवेलेबल होगा तुम ऑडिटर को प्रोवाइड कराओगे। जब भी मैनेजमेंट इशू करेगी एनुअल रिपोर्ट तो वो ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी, इसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। इसके अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करा, एक तो मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कस करके डिटरमाइन करोगे किस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी एनुअल रिपोर्ट है और वो टाइमली कब इशू होगी एनुअल रिपोर्ट, उसके बारे में डिस्कस करोगे। और मैनेजमेंट के साथ आप एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करोगे जिससे आपको टाइमली एनुअल रिपोर्ट मिल जाए। साथ साथ आप ये ट्राई करोगे कि आप जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करो उससे पहले ही आपको फाइनल वर्जन मिल जाए। अगर कभी ऐसा हो सकता है कि फाइनल वर्जन आपको ना मिल पाए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल पाए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उस केस में क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे कि मैनेजमेंट तुम मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि फाइनल वर्जन जब भी अवेलेबल होगा तो तुम ऑडिटर को अवेलेबल कराओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट इशू भी कर दे और ऑडिटर को पता भी ना लगे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट थे। उसके बाद अगर ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, एनुअल रिपोर्ट मिल गई और उसने रीड करी, उसमें उसको मिली मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, अगर ऑडिटर को मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा और परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर जिससे वो कंक्लूड कर पाए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। क्या मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है रीड करने पे तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, साथ साथ कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जिससे वो कंक्लूड कर पाए कि जो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी थी वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है उससे रिगार्डिंग, तो वो आपको सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो उस केस में क्या करेगा, ये वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन उसको ठीक करो। उसमें क्या हो सकता है, मैनेजमेंट या तो एग्री कर सकती है ऑडिटर की बात से, अगर ऑडिटर की बात से उसे मैनेजमेंट ने एग्री करके करेक्शन कर दिए तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा करेक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देते कि नहीं यार हम कोई करेक्शन नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो, तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से रिक्वेस्ट करेगा, टीसीडब्ल्यूजी करेक्शन कर दो इसमें, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दिए जो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन में एनुअल रिपोर्ट में। तो इसमें भी एक केस ही हो सकता है अगर टीसीडब्ल्यूजी ने भी मना कर दिया, क्या, आर नॉट करेक्टेड आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, अगर टीसीडब्ल्यूजी ने मना कर दिया कि हम करेक्ट नहीं कर रहे वो अदर इन्फॉर्मेशन को, तो उस केस में आपको इंप्लीकेशन देखना है ऑडिट रिपोर्ट पर क्या आएगा, आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा या आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, जो भी इंप्लीकेशन आएगा ऑडिट रिपोर्ट में आप वो करोगे और ट्राई करोगे विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से, अगर पॉसिबल है, लॉ एंड रेगुलेशन आपको परमिशन देता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो उस एंगेजमेंट से, आपको वो एंगेजमेंट पे ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करनी। बट सर ऐसा केस हो गया तो हमने ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू कर दी, उसके बाद हमें एनुअल रिपोर्ट मिली है, उसके बाद हमें अदर इन्फॉर्मेशन मिली है और उसमें मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिली है, तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया क्या, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने तो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है अदर इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में या तो अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, जब मैनेजमेंट या तो अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट करेगी या मैनेजमेंट अदर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट नहीं करेगी। तो आपको अगर करेक्ट कर दिया तो आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करना है सच में वो अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुई या नहीं हुई। अगर करेक्ट नहीं करी आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, हमने टीसीडब्ल्यूजी से भी कम्युनिकेट कर लिया कि इसको ठीक करो, फिर भी करेक्ट नहीं हो रही, तो उसको क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है ऑडिटर को, ऐसा एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है कि यूजर्स को पता लग जाए कि ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। सो क्या होगा अगर मैनेजमेंट ठीक ना करे मिसस्टेटमेंट को, अदर इन्फॉर्मेशन को, और आपने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, टीसीडब्ल्यूजी भी आपकी इन्फॉर्मेशन को ठीक नहीं करा अदर इन्फॉर्मेशन को, तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है रिगार्डिंग लीगल राइट्स एंड ओब्लिगेशन, और आपको लीगल एडवाइस भी ले सकते हो, और आपको ऐसा करना है जिससे यूजर्स को पता लग जाए कि अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है।
तो ये आपके पॉइंट्स है रिगार्डिंग जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करी तो उससे पहले क्या करोगे, मैनेजमेंट से कहोगे कि यार मैनेजमेंट ठीक कर दे। मैनेजमेंट ठीक करा तो ठीक है, आपको कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करना है कि यार एक्चुअल में करेक्शन हुआ है नहीं हुआ। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो आप टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि आप करेक्ट करो। अगर टीसीडब्ल्यूजी भी ठीक नहीं करती तो उस केस में आप इंप्लीकेशन देखोगे, आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएंगे, आपको एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आपको ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो। और अगर आप विड्रॉ कर सकते हो, लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तो आप विड्रॉ कर लो, ओपिनियन मत दो। उसके बाद आता है अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू कर चुके हो तो उस केस में हम क्या करें, मटेरियल स्टेटमेंट मिली है तो उस केस में भी आप डिस्कस करो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के साथ, या तो उन्होंने करेक्शन कर दिए तो आपको चेक करो कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके कि एक्चुअल में करेक्शन हुए हैं नहीं हुए। अगर करेक्शन नहीं करती, कम्युनिकेट करा है आपने टीसीडब्ल्यूजी से, फिर भी जब भी करेक्शन नहीं होते तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के हिसाब से, और आप ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करो जिससे यूजर्स को पता लग जाए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो जिससे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए। तो ये सारे प्रोसीजर थे जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको फाइंड हो। अब आता है रिपोर्टिंग ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। सर ये रिपोर्ट कहाँ करेंगे हम अदर इन्फॉर्मेशन को, जब हम ऐसे 700 पढ़ा था वहां पे एलिमेंट्स देखे थे ऑडिट रिपोर्ट में, उसके अंदर एक एलिमेंट था अदर इन्फॉर्मेशन का। तो वहां पे अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हम रिपोर्ट करेंगे रिगार्डिंग जो भी एनुअल रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, रिपोर्ट करना है, तो वो चीजें हम अदर इन्फॉर्मेशन में करते हैं। और उसके अंदर पहले तो ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से साइड हो जाएगा, क्या स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन। साथ साथ ऑडिटर का ओपिनियन कवर नहीं होता उस अदर इन्फॉर्मेशन पे, ना ही ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अदर इन्फॉर्मेशन पे कोई ओपिनियन। ये तो मैनेजमेंट ने अदर इन्फॉर्मेशन डाली है, उसको मैंने रीड करा है, मेरा कोई ओपिनियन कवर नहीं होता। वो ये लाइन लिख के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से साइड हो जाएगा कि ना ही मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस करता है और मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड साथ साथ एक डिस्क्रिप्शन और दे देगा किसका, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ये ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो एज पर एसए 720 है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रिगार्डिंग वो कुछ लाइन्स लिख देगा, एज ए डिस्क्रिप्शन दे देगा कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर एसए 720। ये तो बात हो गई इसमें। अगर अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अदर इंफॉर्मेशन, तो वहां पर क्या लिखेगा, आ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट। ऑडिटर को कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई भी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलती है तो। और ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि देयर इज अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, जो ऊपर वाला पॉइंट हमने देखा था ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही, उस केस में अदर इंप्लीकेशन देखे थे ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसमें एक इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, ए स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। क्या आप जो अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका जो पैराग्राफ जाता है एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसके अंदर आप लिख दोगे कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ठीक नहीं करनी चाहती, वो अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जिससे यूजर्स के वहां पे अटेंशन ड्रॉ हो और यूजर चेक कर पाए कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये हो गया रिपोर्टिंग से रिलेटेड। अब इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स आते हैं अदर आइटम्स के, वो आपको सिर्फ रीड करने हैं, इतना कुछ है नहीं। देन हम आते हैं नोट्स पे, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स रीड करने, क्या इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है किसमें, अदर इन्फॉर्मेशन में। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने आपको, ठीक है ऑडिट रिपोर्ट सही बनी है, बट आपको बाद में आपने अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करा तो उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकली और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी रिफ्यूज करती है, तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना है अदर इन्फॉर्मेशन वाले पैराग्राफ में जो हमने जस्ट ऊपर अभी डिस्कस करा था। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या लगता है अगर अदर इन्फॉर्मेशन वो ऑब्टेन नहीं कर पाया तो वो जब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है अदर इन्फॉर्मेशन में। ऑडिटर इज नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट इफ ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन ऑल अदर इन्फॉर्मेशन या सम अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी ही पड़ेगी, आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते, आप उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट को रोक के नहीं रख सकते, आपको साइन करना ही पड़ेगा। एंड ये पॉइंट आप रीड कर लेना। नेक्स्ट आते हैं ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेगा अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। क्या, अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो वहां पे वो अदर इन्फॉर्मेशन का जो भी पैराग्राफ आता है ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर वो उसको रिपोर्ट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यही केस आपको जब केएम में आते हो, केएम में भी यही बोलता था कि जब आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने एसए 700 सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली। नाउ वी आर मूविंग टू अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पे हम देखेंगे सेक्शन 143(1), 143(3), 143(12) और कारो रिपोर्टिंग।
सो यहाँ पे हमने SA700 सीरीज को कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिटर की कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन कौन से मैटर पे ऑडिटर को और रिपोर्ट करने की नीड होती है। तो वहां पे हम देखते हैं कंपनीज एक्ट में और एक कारो 2020 की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑडिटर को रिपोर्ट करना। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 143 आता है, जिसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं। कौन कौन से? सेक्शन 143(1), 143(3), 143(12). तो यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 143(1), 3 और 12 के बारे में, कहाँ कहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 143(1). बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन मैं आपको ये बता दूं कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है रिपोर्ट करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। 143(1) और 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 फिर भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको इसको एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव से अच्छे से रीड करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स को मगअप नहीं करना, वो भी लर्न मैं आपको करा दूंगा। नाउ वी स्टार्टिंग ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। यहाँ पे ऑडिटर को सर्टेन मैटर्स पे इंक्वायरी करनी पड़ती है। किससे? मैनेजमेंट से, ATCWG से, कोई अदर पर्सन से। तो ये 6 मैटर्स हैं, इन पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कौन कौन से मैटर्स होते हैं? एक तो आपने जो लोन एंड एडवांसेस दिए हैं सामने वाली पार्टी को, उसके अगेंस्ट में आपने सिक्योरिटीज तो ली है ना। ऐसा ना हो विदाउट सिक्योरिटी आपने लोन एंड एडवांसेस दे दिए हो, वो आपको चेक करना है। एंड अगर आप लोन एंड एडवांस दे रहे हो, उसकी टर्म्स ऐसी तो नहीं है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो, तो वो आपको चेक करना है। बेसिक पॉइंट्स है। अगर आपने बुक एंट्रीज पास करी, कोई ट्रांजेक्शन पास करी है कंपनी की बुक एंट्रीज में, तो कहीं कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं आपने बोकस एंट्रीज तो पास नहीं कर दी जो कंपनीज के अगेंस्ट में हो, वो चीजें आपको चेक करनी है। सी पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, बैंकिंग कंपनी नहीं हो, फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है किसमें? शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो परचेज प्राइस था, उससे कम में तो सोल्ड नहीं कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट, ये आपको चेक करना है। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी क्यों नहीं? अरे उसका तो बिजनेस ही ये होता है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे। तो अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी कोई ऐसी नॉर्मल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी शेयर्स और डिबेंचर या कोई और सिक्योरिटीज में, जहां पे उसने उस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करा है लेस देन परचेज प्राइस। तो ये आपको चेक करना है कि लेस देन परचेज प्राइस कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो नहीं हुई है। नेक्स्ट, अगर कोई लोन एंड एडवांस ऐसे कहीं आपने उसको डिपॉजिट में तो शो नहीं कर रखा, कोई पर्सनल एक्सपेंस है ओनर्स का, डायरेक्टर्स का, कहीं वो रिवेन्यू अकाउंट में या P&L अकाउंट में तो नहीं डाल रखा इन्होंने, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस तो ओनर्स के अकाउंट से जाना चाहिए, P&L में नहीं आना चाहिए। तो ये आपको देखना है। कोई आपने सिक्योरिटीज अलॉट करी, लाइक आपने थर्ड पार्टी को कोई अपने रिलेटिव कोई सिक्योरिटी अलॉट करी फॉर कैश, आपको एक्चुअल में कैश उसके अगेंस्ट में रिसीव हुआ है नहीं हुआ, कहीं आपने सिक्योरिटी इशू कर दी, सामने वाले पर्सन को सिक्योरिटी के शेयर्स भी मिल गए और उसने कोई कैश भी नहीं दिया, विदाउट कंसिडरेशन तो नहीं हो गया, और आपने जस्ट बुक में शो कर दिया फॉर कैश, तो आपको चेक करना है कि एक्चुअली में उसका कैश भी रिसीव हुआ है नहीं हुआ। तो ये 6 मैटर्स है जहां पे ऑडिटर को इंक्वायरी करनी पड़ती है। सर इंक्वायरी का क्या मतलब है? ऑडिटर को तो रिपोर्ट भी करना पड़ेगा? नहीं, क्या लिखा है? ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन दीज मैटर्स unless he has to make special comments. It means ऑडिटर इन मैटर्स पे रिपोर्ट नहीं करेगा। ऑडिटर सिर्फ जब ही रिपोर्ट करेगा जब कोई एडवर्स कमेंट करना होगा इन मैटर्स पे, जहां पे लोन्स एंड एडवांसेस विदाउट सिक्योरिटी दी होगी कंपनी ने, तो ही ऑडिटर कमेंट करेगा। जहां पे पर्सनल एक्सपेंस ऑडिटर को मिला कि पर्सनल एक्सपेंस इन्होंने P&L अकाउंट में डाला है, तो ही ऑडिटर रिपोर्ट करेगा ओनली एंड ओनली एडवर्स कमेंट में। जब लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट में सिक्योरिटी रिसीव हुई है तो वो पॉइंट को अपनी रिपोर्ट में कवर नहीं करेगा ऑडिटर। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या कि ओनली एंड ओनली एडवर्स कमेंट होगा तभी ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर रिपोर्ट करेगा। ये बात कर रहे हैं हम सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की। सर ये लर्न कैसे करें? लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर रहे थे, एडवांसेस का ए पॉइंट उठाओ। वेदर ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे बुक एंट्री का बी पॉइंट उठाओ। सी पॉइंट में कंपनी का सी पॉइंट उठाओ। डी पॉइंट में लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग डिपॉजिट्स का डी पॉइंट उठाओ। ई में आप पर्सनल एक्सपेंसेस का ई पॉइंट उठाओ। एफ में फॉर कैश के अलॉटेड है तो एफ पॉइंट उठाओ, फॉर कैश का एफ उठाओ। तो क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट हो गए। ए से एडवांस, लोन्स एंड एडवांस जो कि हमारे विदाउट सिक्योरिटी इशू नहीं होनी चाहिए। बी से क्या होगा? बुक एंट्री, कोई ऐसी एंट्री पास तो नहीं करी जो कंपनी के अगेंस्ट हो। सी से क्या होगा? कंपनी, वेदर कोई कंपनी अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी, उसने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी तो नहीं करी जो सोल्ड करी हो लेस देन परचेज प्राइस। डी फॉर क्या? डिपॉजिट, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस हैज मेड बाय द कंपनी सोन एज ए डिपॉजिट, तो ये आपको चेक करना है। ई से क्या होगा? पर्सनल एक्सपेंस, कहीं पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी ने अपने P&L अकाउंट में या रिवेन्यू अकाउंट में तो शो नहीं करा हुआ। एफ से क्या होगा? फॉर कैश, अगर कोई सिक्योरिटी अलॉट करी है फॉर कैश, उसके अगेंस्ट में कैश हमें एक्चुअली में रिसीव हुआ है नहीं हुआ, वो चीजें चेक करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। नाउ वी आर मूविंग टू ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। ऊपर तो हम इंक्वायरी कर रहे थे और एडवर्स पॉइंट में ही रिपोर्ट कर रहे थे, बट ये जो 143 सबसेक्शन 3 है
इन सारे मैटर पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे चीजें ठीक हो, चाहे कोई एडवर्स कमेंट ना हो, फिर भी आपको इन मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। इन सारे मैटर्स के ऊपर कौन कौन से मैटर पे रिपोर्ट करेंगे? फर्स्ट, वेदर जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को रिक्वायर्ड थी वो ऑडिटर को मिली है ना, कहीं ऐसा ना हो मैनेजमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड ना करी हो। सेकंड, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने मेंटेन करे है ना, जो भी रिक्वायरमेंट थी कंपनी को मेंटेन करने की वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन तो करे है ना। थर्ड, जो ब्रांच ऑफिस है कोई और उसका ऑडिट कोई और कर रहा है उसके अगेंस्ट में आपको रिपोर्ट्स तो मिली है ना, वो आपको चेक करना है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच तो करते हैं ना, ऐसा ना हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और हो और आपके बैलेंस शीट और P&L में कुछ और हो, वो आपको चेक करना है। और कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं ना या Ind AS को कंप्लाई कर रहे हैं ना, ये आपको चेक करना है। उसके बाद कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना है। और कोई ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स किस पे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मैटर्स पे, जो आपका एडवर्स कमेंट हो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना है। या फिर कोई एडवर्स रिमार्क रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है। या फिर आपको ये चेक करना है कि कंपनी में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो है ना, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है। या फिर कोई और मैटर। सो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पे हमको रिपोर्ट करना है? एक तो ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो भी ऑडिटर को रिक्वायर्ड थी। सेकंड, एक ये देखना है कि जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है ना कंपनी, कहीं ऐसा ना हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स से प्रॉपर मेंटेन ना हो। थर्ड, ब्रांच ऑफिस की ऑडिट कोई अदर ऑडिट कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट आपको मिली है नहीं मिली उसके रिगार्डिंग। फोर्थ, जो आपके बैलेंस शीट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री तो करते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो बैलेंस शीट और P&L में कुछ और हो और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और हो। फिर देखते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो Ind AS को या AS को कंप्लाई तो कर रहे हैं ना। या फिर कोई ऑब्जर्वेशन कोई एडवर्स रिमार्क कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग वो हम रिपोर्ट करेंगे। कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है उसके रिगार्डिंग हम रिपोर्ट करेंगे। और अगर आपका कोई क्वालिफाइड मार्क हो रिगार्डिंग किसके? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना है। या फिर एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो मेंटेन कर रखा है ना कंपनी ने, तो वो आपको रिपोर्ट करना है। इन सारे मैटर्स पे आपको रिपोर्ट करना है, चाहे ये पॉजिटिव रिमार्क हो चाहे नेगेटिव रिमार्क हो, आपको रिपोर्ट करना ही होगा इन मैटर्स पे। अब आते हैं सर इसमें क्या कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेंगे ओनली एंड ओनली MCQ पर्सपेक्टिव से। सर ये MCQ पर्सपेक्टिव से कैसे? एक आपको ये पॉइंट दे सकते हैं कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, उसने सब चीजों का कंप्लायंस कर दिया, फिर भी ऑडिटर रिपोर्ट करना चाहता है, तो उस केस पे MCQ बना देंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि यस ये पॉइंट ऐसा था 143 सबसेक्शन 3 में, वहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे एक बार डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो। वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कंप्लायंस हो गए फिर ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा तो भी चल जाएगा, इन मैटर्स पे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर एक इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल के ऊपर एक MCQ बना सकते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर 20 करोड़ है, उसने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन नहीं कर रहा था, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? तो यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन और देखना है, नॉट अप्लाई टू और 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी हुज टर्नओवर इज लेस देन 50 CR। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल किस पे एप्लीकेबल है? अदर देन 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और कोई प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर कितना 50 करोड़ से कम है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी उस पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल होते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, जहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। हमने अभी तक दो सेक्शन देखे, 143 सबसेक्शन 1 एंड 143 सबसेक्शन 3। 143 सबसेक्शन 1 पे हमको सिर्फ इंक्वायरी करनी होती है, उसका कोड क्या बताया था? ABCDEF। 143 सबसेक्शन 3 पे आए थे, वहां पे हमें रिपोर्ट करना ही पड़ेगा सर्टेन मैटर्स पे, चाहे हमें हमारा पॉजिटिव रिमार्क हो चाहे हमारा नेगेटिव रिमार्क हो, हमें उससे मतलब नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 इंपोर्टेंट। जब हमारे ऐसे 240 की भी केस स्टडीज आएंगी, वहां पे अगर कोई फ्रॉड के रिलेटेड बात होती है तो आपको इस सबसेक्शन का रेफरेंस देके आना है, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। आपको 143 सबसेक्शन 12 का भी रेफरेंस देके आना है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है, अगर 1 करोड़ से कम का भी फ्रॉड हो तो भी आपको इसका रेफरेंस देके आना है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड होता तो ऑडिटर को यहाँ पे भी रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो जाती। तो ये चीजें आपको ऐसे लिंक करनी है ऐसे 240 के साथ और वहां पे रिपोर्ट करके आनी है। बट इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मैंने एक MCQ पूछा था नवंबर 24 में इस सेक्शन से रिलेटेड, जहां पे 95 स्टूडेंट्स का वो MCQ गलत था ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि 1 करोड़ से ऊपर का कोई फ्रॉड हुआ कंपनी में रिपोर्ट कर दो गवर्नमेंट को, बट ऐसा नहीं है। मेरे वो MCQ क्या था कि अगर कंपनी ने सप्लायर के अगेंस्ट में 5 करोड़ का फ्रॉड करा है तो 143 सबसेक्शन 12 में रिपोर्ट होगा या नहीं होगा? तो वहां पे 143 सबसेक्शन 12 में रिपोर्ट नहीं होगा, या आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। हमारी 143 सबसेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं
ओनली एंड ओनली कब करेंगे, जब हमारा फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पे इक्वल टू लगा लेना, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड में इन्वॉल्व है कंपनी, तो वहां पे हमें फ्रॉड वहां पे रिपोर्ट करना पड़ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फ्रॉड कौन सा और कौन कमिट करेगा, कमिटेड इन कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर कमिट हुआ हो और किसने करा हो, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ने, तो ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। क्या, अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ हो और कमिट किसने करा हो, ऑफिसर ने या उनके एम्प्लॉय ने, कंपनी के साथ फ्रॉड करा हो, कंपनी के अगेंस्ट में फ्रॉड करा हो, तब हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी ही फ्रॉड कर रही है कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, तो वो यहां पे कवर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली एंड ओनली 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा कोई फ्रॉड होता है कंपनी के अंदर, कौन कमिट करता है, ऑफिसर या एम्प्लॉय, तो आपको 143 सबसेक्शन 12 के अंदर रिपोर्ट करना है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आप आओ कारो के क्लोज 11 पे। जब हम आते हैं कारो के क्लोज 11 पे, वहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं मैं। क्लोज 11, यहाँ पे भी हमें फ्रॉड की रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कारो के अंदर, क्लोज 11 के अंदर, बट यहाँ पे कौन सी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी एंड एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी। हमारा 143 सबसेक्शन 12 कौन सा कहता था, ऑन द कंपनी, ये आता है 143 सबसेक्शन 12। बट कारो क्या बोलता है, बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड करा हो किसके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, या कैसे भी कंपनी ने फ्रॉड करा है, तो वो कारो के अंदर कवर हो जाएगा। बट 143 के अंदर क्या आएगा, अगर आपकी कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है, किसने करा है, ऑफिसर ने या एम्प्लॉय ने, तो ही 143 सबसेक्शन 12 के अंदर आएगा। आपको डिफरेंस समझना है 143 सबसेक्शन 12 में और कारो के अंदर। कारो के अंदर सारे फ्रॉड रिपोर्ट होंगे, बट 143 सबसेक्शन 12 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वही फ्रॉड रिपोर्ट करोगे जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है, और वो कमिट हुआ है कंपनी के अंदर, किसने कमिट करा है, ऑफिसर ने और एम्प्लॉय ने। तो ये डिफरेंस था कारो के अंदर 143 सबसेक्शन 12 के अंदर। कंपनी एक्ट की जो लाइंस है ना, वो काफी डिटेल है, उनका इंटरप्रिटेशन काफी अलग हो सकता है, तो आपको उसके रिगार्डिंग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस था 143 सबसेक्शन 12 और कारो के अंदर। अब वापस सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 12 पे चलते हैं और उसकी पूरी हम प्रोसेस समझते हैं कि कहाँ पे हमें 143 सबसेक्शन 12 में किसको रिपोर्ट और कैसे रिपोर्ट करना हो। 143 सबसेक्शन 12 यहाँ पे कम हम सेंट्रल गवर्नमेंट को तभी रिपोर्ट करेंगे जब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है कंपनी के अंदर फ्रॉड कमिट हुआ हो। किसने कमिट करा है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ने, तो ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्टिंग कैसे होगी, उसका प्रोसीजर ये है। जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड का पता लगता है, वो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विद इन 2 डेज रिपोर्ट कर देगा। अगर आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट में और आपको 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड मिला और किसी ऑफिसर ने कमिट करा है, तो तभी की तभी विद इन 2 डेज में आपको ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा और उनसे रिप्लाई मांगोगे। रिप्लाई विद इन 45 डेज आएगा। विद इन 45 डेज कब से, जब से आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करा है। आपको जैसे फ्रॉड मिला 13 जुलाई, आपने रिपोर्ट कर दिया 14 जुलाई, तो यहां से 14 जुलाई, तो यहां से 45 डेज का आप वेट करोगे कि यहां तक बोर्ड आपको रिप्लाई दे दे। इसके 2 केस हो सकते हैं। अगर बोर्ड ने आपको रिप्लाई कर दिया, जैसे ही बोर्ड का रिप्लाई आता है उसके विद इन 15 डेज में आपको फॉरवर्ड करना होगा एक तो आपकी रिपोर्ट, उसके साथ साथ जो रिप्लाई आया है ऑडिट कमेटी का, बोर्ड का, उसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर अगर रिप्लाई नहीं आया, तो रिप्लाई नहीं आया तो भी आपको 45 डेज जैसे ही एक्सपायर होते हैं, आपको रिपोर्ट कर दोगे अपनी रिपोर्ट के साथ साथ आपका कमेंट कि रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या केस है, आपको जैसे ही फ्रॉड मिलता है विद इन 2 डेज आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करो और उनसे रिप्लाई लो विद इन 45 डेज। तो अगर आपको रिप्लाई आ जाता है तो आप उसको क्या करो, अपनी रिपोर्ट को साथ साथ जो बोर्ड और ऑडिट कमेटी का जो रिप्लाई था उन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो विद इन 15 डेज, जब भी आपको रिप्लाई रिसीव होता है तब से। अगर आपको रिप्लाई रिसीव नहीं होता, 45 डेज एक्सपायर हो जाते हैं, तो तभी आप अपनी रिपोर्ट और आपका एक कमेंट होगा कि रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। ये प्रोसीजर है। सर भेजेंगे किसको, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, ये आपको ध्यान रखना है। और वो भी सील्ड कवर में जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा। उसके साथ साथ आप ईमेल कर सकते हो, बट रजिस्टर्ड पोस्ट जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से फॉर्म में जाएगा, ADT 4, ये आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड है और किसने कमिट करा है, कंपनी के अंदर कमिट हुआ है, ऑफिसर ने या एम्प्लॉय ने कमिट करा है, तो आप रिपोर्ट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एमसीक्यू के लिए क्या और इंपॉर्टेंट है कि विद इन 2 डेज पहले आप ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी है कंपनी में उसको रिपोर्ट करोगे। उसके बाद आप 40 डेज तक आप इंतजार करोगे। अगर रिप्लाई रिसीव होता है तो विद इन 45 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। नहीं होता तो अपने कमेंट के साथ कि रिप्लाई नहीं मिला तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। पर ये रिपोर्ट करना किसमें, ADT 4 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 की बातें थी। सर अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड मिला तो उस केस में क्या करेंगे हम,
क्योंकि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड होगा वो तो कंपनी 143 सबसेक्शन 12 में चला जाएगा। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो भी ऑडिटर को ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा विद इन 2 डेज। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको? ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विद इन 2 डेज। उसके बाद ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। जब ऑडिट कमेटी और हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कर दिया, क्या क्या रिपोर्ट करेंगे? एक तो नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व थे और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, ये 3 चीज आपको रिपोर्ट करनी होगी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी क्या करेंगे? अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करेंगे उस फ्रॉड को, साथ साथ उसके ये 3 चीजें तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ साथ ये भी लिखेंगे कौन कौन सा रेमेडियल एक्शन लिया उस फ्रॉड के अगेंस्ट में। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिटर क्या करेगा? कंपनी को इन्फॉर्म करेगा विद इन 2 डेज। कंपनी को मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी को क्या क्या इन्फॉर्म करेगा? नेचर ऑफ फ्रॉड, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था। फिर कंपनी क्या करेगी? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इन्फॉर्म करेगी कि हमने क्या रेमीडियल एक्शन लिए उन फ्रॉड के अगेंस्ट में, उसके साथ साथ कौन सा फ्रॉड था, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था और आपने क्या रेमीडियल एक्शन लिया उसको डिस्क्लोज करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता था, पेनल्टी है 5 लाख की इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी और 1 लाख की इन केस ऑफ अदर कंपनी। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया विद इन टाइम, 5 लाख की पेनल्टी तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में और 1 लाख की पेनल्टी फॉर अदर कंपनीज के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अप्लाई होगा पोस्ट ऑडिटर पे भी और सेक्रेटरी ऑडिटर पे भी। ऐसा नहीं सिर्फ हमारी स्टेट ऑडिटर पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ सीए पे अप्लाई हो रहा है, ये दोनों पे अप्लाई होगा। पोस्ट ऑडिटर भी काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा और कोई सीएस है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने कवर करा 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 12, जहाँ पे कहाँ पे हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, कहाँ पे इंक्वायरी करना पड़ता है, वो सब चीजें हमने इस कंपनीज एक्ट के सेक्शन में देखा। नाउ वी आर मूविंग टू कारो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग कारो 2020 एंड कारो 2020 की वेटेज जो एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स की होती है एंड इसमें आईसीआई एक या दो तो एमसीक्यू पूछता है, रिमेनिंग एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछता है। स्टूडेंट्स के एमसीक्यू में तो मार्क्स आते ही नहीं क्योंकि हमेशा आईसीआई ट्रिकी पॉइंट्स को पूछता है एग्जाम में। लाइक लास्ट टाइम क्या पूछा था, वर्किंग कैपिटल में हमारी एलओसी इंक्लूड होती है नहीं होती, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये वो उसका पॉइंट बना के पूछा था। फिर उसके साथ साथ एक और पॉइंट ये पूछा था कि स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड लमसम अमाउंट के, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स वो चीज़ें पढ़े ही नहीं होते तो वहाँ पे उनके मार्क्स नहीं आते। बट मैंने इसी नोट्स के बाद आप देखोगे तो कारो 2020 के एमसीक्यू पॉइंट्स डाले हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। गाइडेंस नोट से, कारो का एक गाइडेंस नोट था 400 पेज का, उसमें से मैंने सारे एमसीक्यू पॉइंट्स को निकाल के इसी नोट्स के बाद डाले हैं। तो अगर आप इस नोट्स को और इस रिवीजन वीडियोस को अच्छे से कर लोगे तो इससे बाहर से कारो में कहीं पे भी नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। किस किस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल होता है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सारी कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस, 1% सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की कुछ क्राइटेरिया है तभी कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी पे कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। बट उससे पहले हम देखते हैं स्मॉल कंपनी। सर ये स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है या फिर जिसका टर्नओवर 40 करोड़ उससे कम है। 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम है, टर्नओवर 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम है। 4 करोड़ एंड 40 करोड़ दोनों इंक्लूसिव है, ये आपको याद रखना है। एंड सर ये कौन से ईयर का देखेंगे हम? लाइक आप ऑडिट कर रहे हो 24-25 का, तो आप देखोगे 23-24 फाइनेंशियल ईयर के पेड अप कैपिटल, 23-24 फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर। उसके बेस पे आप देखोगे कि वो स्मॉल कंपनी में कवर होता है नहीं होता 24-25 में। तो आपको प्रीवियस ईयर का डेटा देखना है, किसका? पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर का, जब स्मॉल कंपनी में देखोगे तो। उसके साथ साथ अगर वो किसी की सब्सिडरी है स्मॉल कंपनी तो वो स्मॉल कंपनी के अंदर कवर नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्राइवेट कंपनी के केस में वो किसी भी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की, और उसका जो पेड अप कैपिटल है, रिजर्व है, वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी आपके ऊपर कारो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। आपकी बोरोइंग है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। सर बोरोइंग मैंने अपने फ्रेंड से ली हुई है, नहीं, ओनली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थर्ड, टोटल रेवेन्यू जो डिस्क्लोज करा है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होना चाहिए। एंड सर इसमें से एक फुलफिल हो गई, लाइक मेरा पेड अप कैपिटल है वो मेरे 80 लाख है, बट मेरा टर्नओवर है वो मेरा 20 करोड़ है, तो भी क्या कारो एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, तीनों चीजें कंप्लाई करनी चाहिए तो ही आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होना चाहिए? एक तो आप किसी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की, ना हुई होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपके जो पेड अप कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस वो आपका 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होना चाहिए। जो आपकी बोरोइंग है वो भी किससे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। जो आपका रेवेन्यू है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होना चाहिए, तीनों इंक्लूसिव है, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। एंड सर ये कौन कौन से ईयर की देखेंगे हम? लाइक आप कर रहे थे 24-25 की ऑडिट,
तो 24-25 की जब पेड अप कैपिटल देखोगे ऑन बैलेंस शीट डेट, इसी 24-25 का टोटल बोरोइंग देखोगे इस 24-25 ईयर की पूरी फाइनेंशियल ईयर में कभी भी एक्सीड करा ही नहीं करा 1 करोड़ से ऊपर। टोटल रेवेन्यू देखोगे इसी फाइनेंशियल ईयर का। तो आपको क्या करना है, प्राइवेट कंपनी के केस में उसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखना है, एंड जो स्मॉल कंपनी है उस केस में प्रीवियस ईयर का डेटा देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें आपको प्राइवेट कंपनी के केस में पेड अप कैपिटल रिजर्व 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम कब होगा, बैलेंस शीट डेट पे। बट बोरोइंग जब आप देखोगे पूरे टाइम में कभी भी 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो वहां पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा कारो। ये तो हो गई बेसिक बात। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछता हूं कि सर अगर मेरा टर्नओवर कितना है 25 CR, तो मेरा सिर्फ मैं टर्नओवर की डिटेल दे रहा हूँ वो भी प्रीवियस ईयर का, तो क्या मुझ पे कारो एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि आप स्मॉल कंपनी के अंदर कवर हो जाओगे, टर्नओवर 40 करोड़ से कम है। सर अगर मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 20 करोड़ है एंड प्रीवियस ईयर का पेड अप कैपिटल है मेरा 3 करोड़, ये तो प्रीवियस ईयर का डेटा है। जो आपका करंट ईयर का डेटा है वो कितना है, आपका करंट ईयर का टर्नओवर है 20 करोड़ एंड करंट ईयर की पेड अप कैपिटल है आपकी 2 करोड़, तो इस केस में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, आप बताओ। क्योंकि करंट ईयर में अगर एज ए मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी की, जब आप प्राइवेट कंपनी में देखते हो सर करंट ईयर में 20 करोड़ है, टर्नओवर एक्सीड, कारो एप्लीकेबल। बट वहां पे आप स्मॉल कंपनी भी तो देखोगे, स्मॉल कंपनी में हम प्रीवियस ईयर का डेटा देखते थे, प्रीवियस ईयर में आप देखोगे टर्नओवर 20 करोड़ विद इन लिमिट है, पेड अप कैपिटल विद इन लिमिट है, तो ये तो स्मॉल कंपनी में भी तो कवर हो रहा है, तो वहां पे हम स्मॉल कंपनी लेके चलेंगे, स्मॉल कंपनी ऊपर रहेगा, प्राइवेट कंपनी बाद में देखेंगे। अगर स्मॉल कंपनी के अंदर कवर हो रहा है तो हम स्मॉल कंपनी के अंदर कवर करके नोट एप्लीकेबल कर देंगे, तो इस केस में नोट एप्लीकेबल। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई आपको ऐसा डेटा दिया हो, वो उसके साथ साथ आपको करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हो, तो आपको स्मॉल कंपनी का भी क्राइटेरिया देखना है। अगर एक बार स्मॉल कंपनी के अंदर आ गया, फिर चाहे प्राइवेट कंपनी की एक्सीड हो रही हो लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कंपनी के अंदर आ गया तो वो नोट एप्लीकेबल हो जाएगा कारो। ये तो एक पॉइंट हो गया। सर अगर हमें करंट ईयर का ही डेटा गिवन है, प्रीवियस ईयर का डेटा ही गिवन नहीं है, तो आप स्मॉल कंपनी को कंसीडर ही नहीं करोगे, जब तो आप सिर्फ प्राइवेट कंपनी के डेटा को कंसीडर करोगे, और प्राइवेट कंपनी के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल हुआ तो कारो एप्लीकेबल, वो फुलफिल विद इन लिमिट है तो कारो नॉट एप्लीकेबल, अगर एक्सीड कर गया तो कारो एप्लीकेबल। ये आपको ध्यान रखना है अगर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का डेटा गिवन है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है तो आपको स्मॉल कंपनी का भी क्राइटेरिया लगाना है, और एक बार स्मॉल कंपनी के अंदर आ गया तो वो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एमसीक्यू बना सकते हैं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारे कारो से रिलेटेड, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना है, यहाँ पे करंट ईयर का। और अगर स्मॉल कंपनी किसी भी कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो वो कभी भी स्मॉल कंपनी के अंदर कवर नहीं होती, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी का देखना है। ये तो हो गई एप्लीकेबिलिटी। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट पैरा 21, पैरा 3 क्लोज 21, ये आपको ध्यान रखना है कारो 2020 के अंदर, कि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट क्लोज 21 ऑफ पैरा 3, ये आपको ध्यान रखना, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग कारो के अंदर कौन कौन से क्लोजेज हैं, यहाँ पे 21 क्लोजेज हैं, हम सबको जाएंगे पढ़ेंगे, बट इसमें हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, वही पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखेंगे जहाँ पे आईसीआई क्वेश्चंस पूछ सकता है, जहाँ पे आईसीआई आपको कंफ्यूज कर सकता है, उस पॉइंट पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे, और वैसे हम इस पर इतना डिटेल नहीं जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोज 1, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके रिगार्डिंग हमको 5 मैटर्स को कंसीडर करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करनी पड़ती है। कौन कौन से 5 मैटर्स है? पहले तो ये देखेंगे कंपनी की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करोगे कि वेदर कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। सेकंड, फिजिकली वेरीफाई कर रही है ना मैनेजमेंट पीपीई को रीजनेबल इंटरवल पे, क्या रीजनेबल इंटरवल पे मैनेजमेंट फिजिकली वेरीफाई कर रही है नहीं कर रही पीपीई को, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करेंगे। और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुई है तो उसको कैसे डील करिए, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट होगी। इसमें रीजनेबल इंटरवल बोला है। सर ये रीजनेबल इंटरवल मतलब क्या है? गाइडेंस नोट में लिखा है 3 ईयर में एक बार तो फिजिकली वेरीफाई करेगी मैनेजमेंट। और ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, वो मैंने इसी नोट्स के बाद आप एमसीक्यू पॉइंट्स देखोगे, उसके अंदर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो और ये नोट्स को और एमसीक्यू पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया तो आपके कारों में कहीं पे भी मार्क्स कट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि टाइटल डीड से रिलेटेड जो भी ओनरशिप होगी उस पीपी की, वो कंपनी के पास है ना। अगर कंपनी के पास नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कौन सी एसेट्स है और वो किसके पास है, कितने वैल्यू की है, और क्यों कंपनी की ओनरशिप नहीं है उस पर, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कि वेदर टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, और अगर नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अब आता है डी पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने रिवैल्यू करी है पीपीई को,
तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन किससे कराया है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है। तो आपको उसमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी अमाउंट को, कितने अमाउंट का चेंज हुआ है रिवैल्यूएशन में, इफ कब, जब चेंज हुआ है 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग अमाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आप रिवैल्यूएशन करा रहे हो ड्यूरिंग द ईयर पीपीई का, पीपी में इंक्लूड है आरओयू एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर आप रिवैल्यूएशन करा रहे हो और किससे करा रहे हो उसको बताना पड़ेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है। और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने अमाउंट का चेंज हुआ है, अगर चेंज 10% या 10% से ज्यादा है तो ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा अमाउंट। दो चीज तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुआ है वो रिपोर्ट करो, उसके साथ साथ किससे रिवैल्यूएशन कराया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया किसी और से, वो रिपोर्ट करो। साथ साथ स्पेसिफाई करो अमाउंट को भी, कितने अमाउंट का चेंज हुआ है। अगर 10% या 10% से ज्यादा का चेंज है, 10% या 10% ऑफ नेट कैरिंग अमाउंट, ग्रोस कैरिंग अमाउंट की बात नहीं हो रही, नेट कैरिंग अमाउंट की बात हो रही है, और वो भी ईच क्लास ऑफ पीपी। सर ये क्लास ऑफ पीपी क्या होता है, फर्नीचर के अंदर सारे फर्नीचर आ गए, वो फर्नीचर एक क्लास हो जाएगी, तो वहां पे फर्नीचर के ऊपर स्पेसिफिक देखेंगे कि 10% या 10% से ज्यादा का चेंज हुआ है तो वहां पे हमें रिपोर्ट करना होगा। एक पूरी क्लास का देखेंगे हम, ऐसे या तो इंडिविजुअल एसेट्स पे भी नहीं जाएंगे, ना ही हम टोटल पीपी का देखेंगे, हम एक क्लास ऑफ एसेट्स देखेंगे, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, ऑफिस इक्विपमेंट्स का। तो वैसे हम ईच क्लास देख के वहां पे 10% या 10% से ज्यादा है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने अमाउंट का चेंज है। इसके बाद आता है बेनामी एक्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से 5 पॉइंट्स है पीपी में क्लोज 1 के अंदर। ए पॉइंट में रिपोर्ट करोगे कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे नहीं करे, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट होगा। सेकंड, फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय द मैनेजमेंट एट अ रीजनेबल इंटरवल, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करोगे। और कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली है तो वो कैसे डील करिए उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करोगे। सी पॉइंट कहता है टाइटल डीड से रिलेटेड सारे इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टीज है वो कंपनी के नेम पे है ना, अगर कंपनी के नेम पे नहीं है तो किसके नेम पे, उसके रिगार्डिंग आपको स्पेसिफाइड फॉर्मेट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर डी बोलता है अगर आपने कंपनी ने रिवैल्यू करी है अपनी पीपीई को ड्यूरिंग द ईयर तो रिवैल्यूएशन किससे कराया है उसकी रिपोर्टिंग करोगे। साथ साथ स्पेसिफाई करोगे कितने अमाउंट का चेंज है, अगर 10% या 10% से ज्यादा ऑफ नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी से है तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। डी बेनामी एक्ट में, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में अगर आपकी प्रोसीडिंग चल रही कंपनी के अगेंस्ट में तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा क्लोज 1 था। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 2 इन्वेंट्री। क्लोज 1 पीपीई, क्लोज 2 इन्वेंट्री। इसके अंदर है तो दो ही पॉइंट पर दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोलता है दोनों पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि फिजिकल वेरीफाइड कर रही है ना मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल पे, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट ए रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना होगा। साथ साथ उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली 10% और मोर ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दो चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी ए पॉइंट में, वेदर मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट ए रीजनेबल इंटरवल, उसको रिपोर्ट करना है। और कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली 10% और ज्यादा ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एमसीक्यू के रिगार्डिंग, कि 10% और मोर किसका लेंगे सर, बुक वैल्यू का, फेयर वैल्यू का, तो यहाँ पे लेंगे हम बुक वैल्यू का। साथ साथ इसमें सर 10% कौन सा लेंगे, एक तो हमारी विदाउट डिस्क्रिपेंसीज वाली जो फिगर होगी उसका 10% लेंगे, या आफ्टर डिस्क्रिपेंसीज के बाद जो फिगर आती है उसका 10% लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी बुक्स में पहले बुक वैल्यू थी 11 लाख, नाउ आपकी इन्वेंट्री हो गई, डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुई 1 लाख की, और आपकी इन्वेंट्री है 10 लाख की। जो 10% लोगे ना आप, वो 10 लाख का लोगे। आपने 11 लाख का 10% ले लिया तो कितना होगा 1,10,000, और आपका डिफरेंस कितने का 1 लाख का, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। बट आपको लेना है 10% 10 लाख का आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, जो अमाउंट आएगी उसका 10% लोगे आप। तो यहाँ पे 10 लाख का 10% कितना होगा 1 लाख, और दोनों का डिफरेंस कितना है 1 लाख, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करनी पड़ जाएगी क्योंकि 10% भी इंक्लूड है। ये आपको ध्यान रखना है ए पॉइंट में, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज मिले 10% या 10% से ज्यादा की ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, वहां पे आपको रिपोर्ट करना है। फिर बी पॉइंट क्या कहता है, ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ईयर, मतलब पूरे साल में कभी भी कंपनी को सैंक्शन हुई है वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सर 5 करोड़ की लिमिट सैंक्शन हुई है, वहां रिपोर्ट नहीं होगा, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ लिखा है, वहां पे रिपोर्ट होगा इन एग्रीगेट ऑफ फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी और से मिला है वो कंसिडर नहीं होगा, ओनली ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। कोई और एसेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे करंट एसेट्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली है, वो भी ड्यूरिंग द ईयर सैंक्शन हुई है 5 करोड़ से ज्यादा की, तो ही आपको रिपोर्ट करना है। इसके अंदर एक कैच है, यहाँ पे लिखा है सैंक्शन। सर हमारी पिछले साल से वर्किंग कैपिटल लिमिट 6 करोड़ की है तो रिपोर्ट होगी ना, नहीं। यहाँ बात हो रही है ड्यूरिंग द ईयर सैंक्शन हुई है, आपके पूरे इस ईयर में कभी भी सैंक्शन हुई है 5 करोड़ से ज्यादा की लिमिट, तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सर मेरे जुलाई में 6 करोड़ की लिमिट सैंक्शन हुई थी, अब मेरी 4 करोड़ की, तो रिपोर्ट होगी यस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
और इसका एक कैच और सर वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, नवंबर 24 का क्वेश्चन था ये। वर्किंग कैपिटल लिमिट के अंदर कौन कौन सी चीजें हम चेक करेंगे, वर्किंग कैपिटल के अंदर सीसी इंक्लूड होता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट इंक्लूड होता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर बैंक गारंटी इंक्लूड होती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर बिल फैक्टरिंग करते हैं हम, वो भी इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होती है, वो सब मैंने एमसीक्यू पॉइंट में भी लिखे हुए हैं, आप वहां से देख लेना। फिर यहाँ पे हमारे ए और बी पॉइंट दोनों कंप्लीट होते हैं। क्या कहता था ए पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए इन्वेंट्री का ड्यूरिंग रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट, और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली 10% या 10% से ज्यादा की एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, वहां पे आपको रिपोर्ट करना है। सेकंड, ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ईयर, अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुई है तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 5 करोड़ से ज्यादा की सैंक्शन हुई है, किससे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ए और बी पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमने अभी फिक्स एसेट्स देखा था क्लोज 1 में, नाउ वी हमने इन्वेंट्री कर लिया क्लोज 2, नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 3, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी, क्लोज 3। इसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है। क्या, ड्यूरिंग द ईयर, पहले से लोन्स इन्वेस्टमेंट आपने दिए हुए हैं, लोन्स दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसकी बात नहीं हो रही, ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है। अगर आपने पूरे साल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करी, कोई सिक्योरिटी दी, कोई किसी के अगेंस्ट में गारंटी दी या लोन्स एंड एडवांस दिया, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ जाएगा क्लोज 3 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, ए पॉइंट कहता है हमारा कि अगर आपने लोन्स एंड एडवांस दिए, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको 2 पॉइंट तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेंगे। क्या, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन क्या है, सेकंड, आपका कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द ईयर, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट। ये 2 चीज आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वो भी सेग्रीगेट करके। एक तो आपको बताना पड़ेगा आपकी जॉइंट वेंचर से, एसोसिएट से, सब्सिडरी कंपनी से कितना लोन है, सेकंड आपको ये बताना पड़ेगा अदर पार्टी से कितना लोन है, दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके बताना पड़ेगा कि आपने कितना लोन, कितना एडवांस, कितनी गारंटी, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने ड्यूरिंग द ईयर करी है इन कंपनीज में, या उसका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन कितना है और आउटस्टैंडिंग कितना है बैलेंस शीट डेट पे। ये ए पॉइंट बोलता है। बी पॉइंट क्या बोलता है, जो भी आप लोन एंड एडवांसेस, गारंटी, इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो, उसकी जो टर्म्स है वो अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए कंपनी इंटरेस्ट के। ऐसा ना होना चाहिए कि कंपनी को उससे नुकसान हो, वो चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है वो आपका रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर आपको पेमेंट मिलनी चाहिए, और जो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है वो आपके एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट में कुछ और हो और आपको रिपेमेंट किसी और वे में मिल रही हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिपेमेंट जो भी है वो रेगुलर होनी चाहिए। सर अगर रिपेमेंट रेगुलर नहीं है, तो अगर 19 डेज से ओवर ड्यू हो गई, उस केस में आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए कि उसको रिकवरी कर पाए प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट अमाउंट की, तो वो आपको डी पॉइंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ई पॉइंट कहता है वेदर एनी लोन्स एंड एडवांस फॉल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर ड्यू हो रहा था, इस ईयर आपको रिपेमेंट मिलनी चाहिए थी, बट कंपनी ने क्या करा, उसको रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, उसके अगेंस्ट में फ्रेश लोन इशू कर दिया, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हम कहाँ पे, ई पॉइंट में ऑफ क्लोज 3, वहां पे क्या बोलता है, लोन्स एंड एडवांस की बात होती है, किसी और की बात नहीं हो रही। लोन्स एंड एडवांस ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हो रहा था, कंपनी ने उसको रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, फ्रेश लोन इशू कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग आपको 2 चीज की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्या चीज की, एक तो स्पेसिफाई करोगे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ड्यू कितना था, उस ईयर कितना अमाउंट ड्यू हो रहा था उसको आप रिपोर्ट करोगे। सेकंड आपको रिपोर्ट करोगे परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू टोटल लोन्स, कितने परसेंट था वो टोटल लोन्स के, टोटल लोन्स भी कौन सा, जो ग्रांट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आईसीएसई ट्रिकी पार्ट पूछ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, ई पॉइंट का एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका ओपनिंग बैलेंस था हमारा, ओपनिंग लोन था हमारा 100 रुपीज, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 3 लोन इशू करे, 200 के, 300 के, 400 के, और ड्यूरिंग द ईयर ही 100 वाला लोन एंड 200 वाला लोन ड्यू हो रहा था, तो कंपनी ने क्या करा, इसको रीन्यू कर दिया। रीन्यू कितना करा कंपनी ने, 300 का, एक 100 का लोन, एक 200 का लोन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई तो कर देंगे कितने अमाउंट का ड्यू हो रहा था, 300 का ड्यू हो रहा था जो रीन्यू करा है, बट आप ये निकालो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ टोटल लोन। तो स्टूडेंट्स क्या करते, 300 और टोटल लोन कितना है 1000, 300 डिवाइड बाई 1000, 30% आ गया, बट ये गलत है, 30% नहीं आएगा। क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे 300 ड्यूरिंग द ईयर कितना था, 900 का लोन, तो 300 डिवाइड बाई 900 इक्वल टू 33%। इतने परसेंट ऑफ लोन आपने रिन्यू करा है, ये आपको रिपोर्ट करना होगा। तो आप देख रहे हो कितना टेक्निकल जा सकती है आईसीएसई इसमें। आपको देखना है कि परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ टोटल लोन, टोटल लोन का कितना परसेंटेज जो ड्यूरिंग द ईयर ग्रांट हुआ है उसका कितना परसेंटेज हमने रिन्यू करा है। तो ड्यूरिंग द ईयर 900 अमाउंट का लोन ग्रांट हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में कितना रिन्यू करा है, 300 का, तो आपने 33% आपने रिन्यू करा है, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये डी पॉइंट कहता है, ई पॉइंट कहता है सॉरी। फिर आते हैं एफ पॉइंट पे, अगर कोई ऐसा लोन एंड एडवांस तो नहीं दिया जो रिपेबल ऑन डिमांड है, मेनली हम ये डायरेक्टर और प्रमोटर को देते हैं रिपेबल ऑन डिमांड पे लोन,
तो उसके रिगार्डिंग आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने अमाउंट का लोन है, वही परसेंटेज आपको बतानी पड़ेगी, और किसके अगेंस्ट में लोन इशू करा है वो आपको बताना पड़ेगा, वेदर इट इज प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी। सो हमने क्लोज 3 देखा, लोन, एडवांसेस, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसके अंदर काफी चीज रिपोर्ट करनी होती है, वो कब, ड्यूरिंग द ईयर की बात होती है। वहां पे अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट करी है, या लोन्स एंड एडवांस दिया है, या फिर कोई गारंटी दी है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, या कोई सिक्योरिटी दी है, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो इसके रिगार्डिंग दो चीज की, एग्रीगेट अमाउंट कितना था और उसके रेस्पेक्ट में बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे, उसको भी सेग्रीगेट करके बताना पड़ेगा, जेवी, एसोसिएट, सब्सिडरी का अलग और अदर पार्टी का अलग। सेकंड पॉइंट में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जब आपकी कोई एग्रीमेंट है वो कोई कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, जो भी आपने लोन से दिए, इन्वेस्टमेंट करी, गारंटी दी, वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं दी, यहाँ पे कंपनी का लॉस हो सकता है, वो करेंगे। थर्ड पॉइंट में रिपोर्ट करेंगे कि जो भी शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट है वो एज पर एग्रीमेंट तो है ना, और जो रिपेमेंट है वो रेगुलर तो है ना। फोर्थ पॉइंट में रिपोर्ट करते हैं कि अगर कोई ओवर ड्यू हो गया मोर देन 90 डेज तो कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए रिकवरी करने के रिगार्डिंग। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, जब भी कंपनी रिन्यू करती है, एक्सटेंड करती है, या फ्रेश लोन इशू करती है, जो भी लोन ड्यूरिंग द ईयर ड्यू होने वाले थे, उसके रिगार्डिंग हमें दो चीज की रिपोर्ट करनी पड़ेगी, एक तो स्पेसिफाई कितना अमाउंट का ड्यू था, सेकंड परसेंटेज टू द एग्रीगेट टोटल लोन ड्यूरिंग द ईयर का, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आता है रिपेबल ऑन डिमांड है, तो वहां पे भी स्पेसिफाई करो अमाउंट, परसेंटेज बताओ, और किसके अगेंस्ट आपने रिपेबल ऑन डिमांड इशू करा है वो बताओ कि प्रमोटर है या रिलेटेड पार्टी है। ये हो गया हमारे क्लोज 3, 1 2 3 कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 4, सेक्शन 185 एंड 186। यहाँ पे आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा 185 एंड 186 का। सर ये 185 एंड 186 क्या है, कंपनीज एक्ट में जाओगे तो वहाँ पे लोन्स एंड एडवांस की बात हो रही है, 185 में कंप्लाई करना पड़ेगा लोन्स एंड एडवांस से रिगार्डिंग। 186 में डायरेक्टर को आपने लोन दिया, डायरेक्टर के लिए आपने कुछ गारंटी दी, सिक्योरिटी दी, तो 186 में आपको रिपोर्ट करना पड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी लोन्स एंड एडवांस की बात होगी तो आपको क्लोज 4 में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि क्लोज 4 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और मजेदार केस स्टडी क्या बन सकती है कि एक कंपनी ने एमडी के अगेंस्ट में गारंटी दी, एमडी ने कोई लोन लिया था उसके अगेंस्ट में गारंटी दी कंपनी ने, और एमडी हो गया फेल, उसको रीपे नहीं कर पाया लोन को, तो कंपनी ने क्या करा, जो अपनी एसेट्स थी ना, कंपनी की एसेट्स, वो कंपनी ने अपनी एसेट्स दे दी, और एमडी की जो इक्विटी थी, कंपनी ने जो भी इक्विटी थी एमडी की उसका कुछ पोर्शन सिक्योर कर लिया, और कंपनी ने अपनी जो फिक्स एसेट्स थी एक वो दे दी जब भी लोन डिफॉल्ट हुआ गारंटी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो गारंटी दी थी उसके अगेंस्ट में सेक्शन 185 186 का कंप्लायंस देखोगे, कारो 2020 में क्लोज 4 में रिपोर्टिंग हो जाएगी। सेकंड क्या हुआ, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो गई, यहाँ पे इक्विटी तो सिक्योर करके कंपनी ने क्या करा, अपनी फिक्स एसेट्स दे दी, तो उस केस में अपना क्लोज टू 15 भी लग जाएगा, और वहां पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन में भी रिपोर्टिंग हो जाएगी 192 के सेक्शन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्लोज ऐसे एप्लीकेबल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही क्लोज को अप्लाई कराते हैं, वहां पे उनको मार्क्स नहीं मिलते इतने, तो आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा क्लोज भी अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, और वहां पे भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्लोज 4 भी हो गया। क्लोज 5 आते हैं डिपॉजिट्स। यहाँ पे डिपॉजिट्स भी इजी, आपको आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, साथ साथ सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। डिपॉजिट जब भी कंपनी ले रही है तो उसमें आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी डायरेक्शंस है, वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, साथ साथ 73 टू 76 का जो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस है उनका कंप्लाई करना पड़ेगा। ये दो चीज़ों का कंप्लाई होगा जब भी आप कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। क्लोज 5 में ये था। क्लोज 6 में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कोस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड। कोस्ट रिकॉर्ड में क्या आएगा, मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 148 करा है नहीं करा, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे 6 क्लोज देखे। यहाँ पे फर्स्ट क्लोज क्या था, पीपीई से रिलेटेड था, उसमें हमने 5 चीज देखी थी, कब का पीपीई के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें रिपोर्ट होगी। सेकंड हमारी इन्वेंट्री में रिपोर्ट करेगा ऑडिटर, क्या, जब फिजिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल पे वेरीफाई कर रही है और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली 10% या 10% से ज्यादा, तब रिपोर्ट करेगा। सेकंड, वर्किंग कैपिटल लिमिट ड्यूरिंग द ईयर सैंक्शन हुई है कंपनी को एक्सेस ऑफ 5 करोड़, तो वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम क्लोज 3 में आए। क्लोज 3 बोलता है लोन्स एंड एडवांसेस, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, उसके रिगार्डिंग कब कब हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ई पॉइंट, कंपनी रिन्यू करती है, फ्रेश लोन इशू करती है, या कोई एक्सटेंड करती है एग्जिस्टिंग लोन जो ड्यूरिंग द ईयर ड्यू होने वाला था, तो उसके रिगार्डिंग स्पेसिफाई करेंगे कितना अमाउंट का ड्यू था, और साथ साथ कितने परसेंटेज था एग्रीगेट लोन, एग्रीगेट ऑफ टोटल लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, उसका कितना परसेंटेज था वो हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम आए क्लोज 4 पे। क्लोज 4 बोलते हैं सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लायंस हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। देन हमारे क्लोज 5 पे। क्लोज 5 था डिपॉजिट के रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि कंपनी ने अगर ड्यूरिंग द ईयर डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है तो उसमें कंपनी ने आरबीआई की डायरेक्शंस को फॉलो करा है, साथ साथ सेक्शन 73
276 ऑफ कंपनीज एक्ट का कंप्लाई करें वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे क्लोज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड के रिगार्डिंग सेक्शन 148 में मेंटेन करें ना प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट आते हैं क्लोज 7, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज। पता नहीं आईसीआई हर एक या 2 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछती है और काफी ट्रिकी पूछती है। इसके अंदर है तो 2 पॉइंट, बट ए पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है और काफी डिटेल जाने की बातें हैं इसमें, वो हम करेंगे। क्लोज 7 को याद कैसे रखोगे? 7 क्या होता है? हमारे टीडीएस की पेमेंट के ड्यू डेट होती है 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 7 से आपको पेमेंट करना है स्टैट्यूटरी ड्यूज का, तो वैसे ही क्लोज 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसके रिगार्डिंग हमें ए पॉइंट बोलता है कि अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात करता है, डिस्प्यूटेड की बात हम करेंगे बी पॉइंट में। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो ड्यूज कंपनी रेगुलर पे तो कर रही है ना, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर ये स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या क्या इंक्लूड होगा? सारे टाइप के स्टैट्यूटरी ड्यूज आएंगे, जहाँ पे जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स या कोई पीएफ के रिगार्डिंग सब ड्यूज आएंगे। सर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट भी तो हम गवर्नमेंट को करते हैं, वो ड्यूज का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपको याद रखना है। सर कोई अनक्लेम्ड बोनस है और अनक्लेम्ड डिविडेंड है, तो वो स्टैट्यूटरी ड्यूज का पार्ट बनेगा? यस, ये आपको ध्यान रखना है। अनक्लेम्ड बोनस और अनक्लेम्ड जो भी डिविडेंड हो गए वो स्टैट्यूटरी ड्यूज का पार्ट बनेंगे। तो वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड जो भी बोनस है वो आपने एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट कराया या गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया नहीं कराया, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट हमें डिपॉजिट कराना पड़ता है, तो वो पॉइंट आपको देखना होगा। साथ साथ अगर आपने कोई रेगुलर पेमेंट नहीं करे स्टैट्यूटरी ड्यूज के, तो क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को आपको देखना पड़ेगा, मतलब 31 मार्च को आपको देखना पड़ेगा ऐसे कितने ड्यूज हैं जो 6 मंथ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसको आप रिपोर्ट करोगे। अगर आप कंपनी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलर पे नहीं कर रहा, उस केस में आपको 31 मार्च को देखना पड़ेगा 6 मंथ से ज्यादा के कौन से ड्यूज है जो पेबल नहीं, पे नहीं हुए, उनको आप रिपोर्ट करोगे। सर ये 6 मंथ वाला क्या पॉइंट है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 31 मार्च, यहां से 6 मंथ हो गए हमारे, 1 अक्टूबर आ गया, आपको देखना पड़ेगा 1 अक्टूबर से पहले या अक्टूबर से पहले जितने भी ड्यूज होंगे आपने उसका रीपेमेंट करा ही नहीं करा। अगर अक्टूबर से पहले के जितने भी ड्यूज हैं आपने उसका रीपेमेंट नहीं करा, सिर्फ उसी की रिपोर्टिंग होगी। अगर सर मेरा नवंबर का ड्यू था, मैंने नवंबर में पेमेंट नहीं करी और अब तक 31 मार्च तक मैंने पेमेंट ही नहीं करी, तो वहां पे आपको देखना, वहां पे आपको रिपोर्ट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। वहां पे आपको रिपोर्ट नहीं करना। रिपोर्ट कौन सा करने हैं? जो अक्टूबर से पहले के ड्यूज होंगे जो आपने रीपे नहीं करे, सिर्फ उसी को रिपोर्ट करोगे आप। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज बिफोर अक्टूबर 23 विल बी इंडिकेटेड इन फाइनेंशियल 23-24 की रिपोर्टिंग में वो शो होंगे। एंड यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल। इसका क्या मतलब है? आपका एक पेमेंट थी सितंबर की पीएफ की, जिसका जो आपकी ड्यू होती थी 15 अक्टूबर को, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सर सितंबर की पेमेंट थी तो ये तो सितंबर से अगर हमने पे नहीं करा तो हमारे 6 मंथ से ज्यादा हो गए, तो ये तो रिपोर्ट होगा नहीं। फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल में मतलब 15 अक्टूबर से वो पेबल नहीं हुआ, वहां से हम 6 मंथ देखेंगे, तो वहां से तो 6 मंथ पूरे कंप्लीट नहीं हुए, तो वहां पे ये केस रिपोर्ट नहीं होगा। तो आपको ये देखना होगा 6 मंथ से ज्यादा हो गए होंगे फ्रॉम द ड्यू डेट, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एज ए पॉइंट ए के अंदर। और इसके अंदर और भी पॉइंट्स आते हैं कि सर अगर मेरा 6 मंथ से ज़्यादा का ड्यू था बट मैंने लास्ट डे से पहले ही पे कर दिया, 30 मार्च को भी पे कर दिया, तो वहाँ पे भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ए पॉइंट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट मैंने एमसीक्यू में लिखे हुए हैं, आप अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बी पॉइंट क्या कहते हैं? वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूज रेफर्ड अबोव हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड ड्यू टू डिस्प्यूट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डिस्प्यूटेड ड्यूज की। अगर आपने ड्यू टू डिस्प्यूट आपने डिपॉजिट नहीं करा स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कितने अमाउंट का ड्यू था एंड साथ में किस फोरम में वो डिस्प्यूट पेंडिंग है, लाइक आईटी अथॉरिटीज में पेंडिंग है या जीएसटी के ऑफिस में पेंडिंग है, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ साथ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज डिस्प्यूट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्लोज 7 हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज के रिगार्डिंग बात करता है, और वहां पे कंपनी को देखना होगा कि कंपनी रेगुलर डिपॉजिट कर रही है ना अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर नहीं कर रही तो आपको देखना पड़ेगा एक्सटेंट ऑफ अरियर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को देखोगे ऐसे कौन से ड्यूज है जो मोर देन 6 मंथ है फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल, सिर्फ उसी को ही रिपोर्ट करोगे ए पॉइंट के अंदर। बी पॉइंट बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड ड्यूज है तो वहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने अमाउंट का ड्यूज है और किस फॉरम में वो पेंडिंग है, तो वहां पे आपको बी पॉइंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा क्लोज 7 में रिपोर्टिंग थी। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 8। क्लोज 8 में इनकम डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इफ ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स की रेड हो गई या कोई असेसमेंट हो गया जहां पे आपकी अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी गई, सरेंडर और डिस्क्लोज एज ए इनकम, आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकम को डिस्क्लोज करा जो आपने अर्लियर डिस्क्लोज नहीं किया था, वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है नहीं, वो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्या पॉइंट है? अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम मिली या कोई सरेंडर करी आपने इनकम इन टैक्स असेसमेंट,
वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड की या नहीं की, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्लोज 8 के अंदर। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 9, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। हमने क्लोज 3 में देखा कब कब हम लोन देते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लोज 9 में कब कब हम लोन लेते हैं उसके रिगार्डिंग क्या रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। इसको लर्न कैसे करेंगे, आप लिखो नो रीपेमेंट, और यहाँ पे नो का मीन्स क्या होगा 9, तो ऐसे क्लोज 9 याद रखोगा, नो रीपेमेंट, यहाँ पे हम रीपेमेंट की बात करते हैं, नो का मीन्स 9। और यहाँ पे क्लोज 1 क्या कहता है, अगर आपने कोई डिफॉल्ट करा है रीपेमेंट ऑफ लोन तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट होगी। सेकंड, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हुए हो बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग होगी। कहीं आप विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं होगे, बैंक ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको डिफॉल्टर तो कंसिडर नहीं कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट होगी। थर्ड, आपने कोई टर्म लोन लिया था उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज कराए ना, आपने पीपी के लिए लोन लिया था तो आपने पीपी के लिए ही यूटिलाइज कराया ना, कहीं ऐसा ना हो किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करा। और अगर आपने किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करा, जैसे आपने इन्वेंट्री के लिए यूटिलाइज करा, तो आपको लिखना पड़ेगा कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने डाइवर्ट करा और किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करा, ये आपको बताना पड़ेगा सी पॉइंट में। और फिर डी पॉइंट क्या कहते हैं, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म के लिए यूज करा तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ लोन क्या था और अमाउंट कितना था, वो आपको डी पॉइंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ई पॉइंट कहता है वेदर कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम द एंटिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ एसोसिएट सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर। आपने कोई ऐसा फंड तो नहीं लिया, ऐसी लोन्स तो नहीं लिए जो आप अपनी सब्सिडरीज के लिए ले रहे हो, वो आपको ई पॉइंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। एफ पॉइंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा वेदर कंपनी हैज रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर। आपने कोई ऐसा लोन तो रेज नहीं करा जिसके अगेंस्ट में आपने अपनी सब्सिडरी की जो सिक्योरिटीज थी उसको प्लेज कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग क्लोज एफ पॉइंट में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट देखने पड़ेंगे। पॉइंट 1 क्या होता है, अगर आपने रीपेमेंट नहीं करा लोन का तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बी पॉइंट बोलता है अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर कंसीडर कर दिए बैंक ने या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सी पॉइंट बोलता है अगर आपने कोई लोन ऑब्टेन किया तो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करा, या अगर नहीं करा तो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करा और कितना अमाउंट आपने डाइवर्ट करा वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आता है डी पॉइंट, अगर आपने शॉर्ट टर्म का लोन लिया था वो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज करा तो अमाउंट एंड नेचर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर अगर कोई आपने ऐसा लोन लिया, ई पॉइंट में बोलता है अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर या एसोसिएट, तो वहां पे आपको ई पॉइंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। एफ पॉइंट में अगर आप कंपनी ने ऐसा लोन रेज करा टू प्लेस ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट, तो आपको वहां पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स में हमें क्लोज 9 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 10। नाउ क्लोज 10 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके अंदर है तो 2 ही पॉइंट बट आपको अदर पॉइंट्स भी समझने की नीड है। क्या, वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी मनी आपने रेज करी है आईपीओ के थ्रू एफपीओ के थ्रू, वो जिस पर्पस के लिए आपने रेज करी थी उसी के लिए यूटिलाइज कराए ना, उसकी रिपोर्टिंग होगी। अगर नहीं करा तो आपको वो डिफॉल्ट के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बात करें आईपीओ एंड एफपीओ की। सर अगर मैं ऑफर फॉर सेल के रिगार्डिंग बात करूँ तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, ऑफर फॉर सेल के रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी। सर अगर एडीआर है या जीडीआर है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, नहीं वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है एडीआर, उसके रिगार्डिंग आपने कोई मनी रेज करा वो भी इसके अंदर कवर नहीं होता। तो ए पॉइंट में कौन से पॉइंट कवर होता है, अगर आपने मनी रेज करी थ्रू आईपीओ एफपीओ इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट और आपने ड्यूरिंग द ईयर सही पर्पस के लिए यूटिलाइज तो करा है ना, उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग होगी। अगर नहीं करा तो क्या डिफॉल्ट करा है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करूँ। सेकंड कहता है कि अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट करे शेयर्स के ड्यूरिंग द ईयर तो आपने सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 का कंप्लायंस कराया नहीं करा, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करो। और जिस पर्पस के लिए आपने फंड रेज करे थे उसी के लिए यूटिलाइज कराए उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करो। अगर नहीं करा तो कितना अमाउंट इन्वॉल्व और क्या नॉन कंप्लायंस किया है वो रिपोर्ट करो। तो ये 2 पॉइंट थे। ए पॉइंट में आईपीओ एफपीओ की बात होती है, वहां पे आपने जिस पर्पस के लिए रेज करा था उसी के लिए यूटिलाइज करा उसकी रिपोर्टिंग होगी। बी में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट की बात होती है कि आपने सेक्शन 42 एंड 62 का कंप्लायंस कराई नहीं करा, साथ साथ जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उस पर्पस के लिए ही यूटिलाइज कराई नहीं करा, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट होगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 11 फ्रॉड रिपोर्टिंग। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में लिंक करा दिया था, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं फ्रॉड कमिटेड बाय द कंपनी और ओन द कंपनी। ओन द कंपनी मींस किसी ऑफिसर ने या एम्प्लॉय ने कंपनी में ही फ्रॉड करा है वो भी रिपोर्ट होगा, और बाय द कंपनी मींस कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई फ्रॉड करा है वो भी रिपोर्ट होगा। और वहां पे आपको लिखना पड़ेगा किस नेचर का फ्रॉड था, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था। सेकंड क्या कहते हैं, आपने सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में कोई रिपोर्ट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एडीटी 4 वाला।
वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट बोलता है ऐसी कोई विसिल ब्लोअर कंप्लेंट रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करो। सर मेरी पहले की विसिल ब्लोअर कंप्लेंट है प्रीवियस ईयर्स की, वो अभी तक ओपन है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है? नहीं, ड्यूरिंग द ईयर जो विसिल ब्लोअर कंप्लेंट रिसीव हुई है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करो क्लोज 11 में। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 12 निधि कंपनी। निधि कंपनी के कुछ कंप्लायंस करने होते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर ही है, तो वो कंप्लाई करा है नहीं करा उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग होती है। ए पॉइंट क्या है, अगर आपका नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 है या नहीं, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करो। सेकंड, आपने 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट मेंटेन करा हुआ है नहीं करा हुआ, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। थर्ड, अगर आपने डिफॉल्ट करा है क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स या रीपेमेंट में, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। निधि कंपनी के कंप्लायंस होते हैं कंपनीज एक्ट में, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ए पॉइंट बोलता है कि नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का जो रेशियो वो 1:20 है या नहीं, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करो। बी पॉइंट कहता है अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट है वो आपको मेंटेन करके रखना है 10%, वो मेंटेन है या नहीं उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करो। सी पॉइंट बोलता है अगर आपने डिफॉल्ट करा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, ऑफ डिपॉजिट्स या कोई रीपेमेंट में, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा सी पॉइंट में। ये हमारा क्लोज 12 था। फिर आते हैं क्लोज 13 रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में हमारा कंप्लायंस करना होता है सेक्शन 177 एंड 188, उसका कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग आपको क्लोज 13 के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा क्लोज 13 था। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 14 इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे 2 पॉइंट में आपको रिपोर्टिंग होती है। एक तो होता है इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो भी है कंपनी का, वो साइज के हिसाब से ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कंपनी का साइज काफी बड़ा है और आपने इंटरनल ऑडिट सिस्टम काफी स्मॉल एरिया में लगाया हुआ है, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। सेकंड, आपने इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट को कंसीडर करा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लोज 14 के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्लोज 14 तक कंप्लीट कर लिया। एक बार नेम देख लेते। क्लोज 1 क्या था, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करता है। क्लोज 2 क्या कहता है, इन्वेंट्री की बात करता है। क्लोज 3 पे आते हैं, वहां पे लोन्स एंड एडवांस इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी की बात करता है। क्लोज 4 पे आए, वहां पे भी लोन्स एडवांस की कंप्लायंस की बात करता है, सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186। जब आए थे क्लोज 5 पे, वहां पे डिपॉजिट्स की बात करता है कि आपने डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग सेक्शन 73 से 76 का कंप्लायंस कराया नहीं करा और आरबीआई की गाइडलाइंस का कंप्लाई कराया नहीं करा। फिर हम आए थे क्लोज 6 पे, जहां पे कोस्ट रिकॉर्ड की बात होती थी, सेक्शन 148 की बात होती थी, वहां पे आपने मेंटेन करे कोस्ट रिकॉर्ड नहीं करे उसकी बात होती थी। फिर हमारे क्लोज 7 पे स्टैट्यूटरी ड्यूज, वहां पे 2 पॉइंट थे, एक तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की रिपोर्टिंग करनी है और एक डिस्प्यूटेड की, उसके रिगार्डिंग बात करी। फिर हमारे 8 पे, वहां पे इनकम डिस्क्लोजर, अगर आपने कोई सरेंडर करी है या कोई इनकम डिस्क्लोज करी है ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स असेसमेंट में या रेड में, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्लोज 8 में। फिर हमारे क्लोज 9 में, जहां पे रीपेमेंट की बात करी थी, जहां पे विलफुल डिफॉल्टर की बात हुई थी, या आपने लोन रिपे नहीं करा, या शॉर्ट टर्म लोन आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लिया, या किसी और पर्पस के लिए रेज करा था और आपने किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लिया, तो वहां पे रिपोर्ट होता था। क्लोज 10 में आए आईपीओ एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। आईपीओ एफपीओ में जिस पर्पस के लिए आपने रेज करा है मनी, तो उसी के लिए यूटिलाइज करा नहीं करा, वहां पे रिपोर्ट होता था। देन उसी का बी पार्ट था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, आपने कंप्लायंस करा नहीं करा उसके रिगार्डिंग बात थी। फिर हम आए फ्रॉड पे, क्लोज 11। वहां पे हमको देखना था कि ओन दी कंपनी कोई फ्रॉड हुआ हो या कोई कंपनी ने फ्रॉड करा हो, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट। सेकंड 143 और सबसेक्शन 12 के रिगार्डिंग आपने कुछ रिपोर्ट करी हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कारों के अंदर। और कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट है जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लोज 11 के अंदर। फिर हम आए क्लोज 12, वहां पे निधि कंपनी की बात करते थे, वहां पे कंप्लायंस देखने थे। एक तो जो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 होना चाहिए, 10% होना चाहिए, अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट मेंटेन, वो आपको कंप्लायंस देखना था। फिर हमें क्लोज 13 पे, जहां पे रिलेटेड पार्टी की बात करते थे, वहां पे कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग, वो हमको देखना है। फिर हम आए क्लोज 14 इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट आपने कंसीडर करी है तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्लोज 14 में। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 15 नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अगर आपने कोई डायरेक्टर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, या कोई की मैनेजमेंट पर्सन के साथ आप कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हो, तो वहां पे सेक्शन 192 का कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, वो आपको चेक करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लोज 16 एनबीएफसी। एनबीएफसी के रिगार्डिंग कुछ कंप्लायंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ आरबीआई एक्ट। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है 45 आईए के अंदर और रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करा हुआ है नहीं करा हुआ, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन कंपनी क्या करती है, कंडक्ट करती है एनबीएफसी एक्टिविटीज, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा बी के अंदर, बी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर अगर कंपनी एक सीआईसी है तो उसके रिगार्डिंग रेगुलेशन से वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर ग्रुप के पास एक या एक से ज्यादा सीआईसी है तो वहां पे आपको नंबर ऑफ सीआईसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा पार्ट डी के अंदर। ये हमारा क्लोज 16 था एनबीएफसी। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 17 कैश लॉस।
यहाँ पे हमें रिपोर्ट करना पड़ता है वेदर कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉस ड्यूरिंग द ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने इस ईयर या आपके प्रीवियस ईयर आपका कोई कैश लॉस हुआ है तो कितने अमाउंट का कैश लॉस है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लोज 17 के अंदर। क्लोज 18 के अंदर अगर कोई ऑडिटर रिजाइन कर देता है तो क्लोज 18 के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये पॉइंट है। क्लोज 19 में आते गोइंग कंसर्न से रिलेटेड आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है क्लोज 19 में। ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको रीड करना है बस। क्लोज 20 आता है सीएसआर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, आपको 2 पॉइंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक तो आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे सीएसआर एक्टिविटीज के, एक अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करने पड़ेंगे। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कंपनी ने जो अनस्पेंट अमाउंट था वो ट्रांसफर कर दिया विद इन 6 मंथ, वो आपको ध्यान रखना है कि विद इन 6 मंथ किसी स्पेसिफाइड फंड में ट्रांसफर करा ही नहीं करा, वो आपको रिपोर्ट करना है। सेकंड, कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था उसके रिगार्डिंग कोई अनस्पेंट अमाउंट थी उसको ट्रांसफर कराए स्पेशल अकाउंट में, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना है। सीएसआर एक्टिविटी में 2 पॉइंट है, अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आपके जो अनस्पेंट अमाउंट था वो आपने स्पेसिफाइड फंड में विद इन 6 मंथ आपने ट्रांसफर करा ही नहीं करा, और 6 मंथ भी कब से, एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उस पर कोई अनस्पेंट अमाउंट है वो आपने स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करा ही नहीं करा, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है। Now we are moving to last clause 21, consolidated financial statements। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको एक कंसोलिडेटेड ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो वहां पे भी आप रिपोर्ट करोगे क्लोज 21 के अंदर। हमने स्टार्टिंग में देखा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कारो एप्लीकेबल नहीं होता एक्सेप्ट क्लोज 21, तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ जाती है। और इस केस में कब रिपोर्ट करोगे, अगर आपका कोई रेस्पेक्टिव ऑडिटर, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वहां पे काफी सारी सब्सिडरीज को कंबाइन करोगे, तो आप रेस्पेक्टिव कोई सब्सिडरीज के ऑडिटर हैं उन्होंने कोई एडवर्स रिमार्क दिया है या कोई क्वालिफाइड रिमार्क दिया है किसमें, कारो 2020 के अंदर, तो वो आपको क्लोज 21 के अंदर लिखना होगा कि डिटेल ऑफ कंपनी कौन सी थी और किस पैराग्राफ नंबर के अंदर रिपोर्ट कराए, तो वो आपको क्लोज 21 के अंदर लिखना होगा। क्या, अगर कोई क्वालिफाइड रिमार्क या एडवर्स रिमार्क दिया रेस्पेक्टिव ऑडिटर ने तो आपको यहाँ पे क्लोज 21 के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा डिटेल ऑफ कंपनी कौन सी थी और किस कारो पैरा के अंदर रिपोर्ट कराए, वो आपको यहाँ पे 21 क्लोज के अंदर आपको लिखना होगा। सो यहाँ पे हमने कारों को काफी अच्छे से कवर करा है, क्लोज 21 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट एक बार नेम्स रीड कर लेते हैं पूरे क्लोज का। क्लोज 1 आता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, क्लोज 2 आता है हमारा इन्वेंट्री, क्लोज 3 आता है लोन्स एंड एडवांसेस इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, क्लोज 4 आता है उसके रिगार्डिंग कंप्लायंस, और वहां पे कंप्लायंस किस सेक्शन में, सेक्शन 185 एंड 186। फिर क्लोज 5 आता है हमारे लिए डिपॉजिट्स, वहां पे सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 एंड आरबीआई का कंप्लायंस करना पड़ेगा। फिर आता है क्लोज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड 148 का कंप्लायंस। क्लोज 7 आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज, वहां पे कंप्लायंस देखना पड़ेगा। क्लोज 8 आता है अनडिस्क्लोज इनकम से रिलेटेड, ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई सरेंडर करी या कोई इनकम डिस्क्लोज करी वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर क्लोज 9 आता है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, जहां पे आपने लोन का रीपेमेंट कर रहे हो या फिर कोई शॉर्ट टर्म पर्पस का लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज करा तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर क्लोज 10 में आए आईपीओ एफपीओ, जहां पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट आईपीओ एफपीओ के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। फिर क्लोज 11 के रिगार्डिंग हमें फ्रॉड के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। क्लोज 12 आया, क्लोज 12 में हमें रिपोर्ट करना पड़ता है निधि कंपनी के रिगार्डिंग, वहां पे हमें निधि कंपनी में हमारी कंप्लायंस होते हैं, वहां पे वो कंप्लायंस करा नहीं करा उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लोज 13 आया हमारे रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग कंप्लायंस करा नहीं करा वो रिपोर्ट करेंगे। क्लोज 14 इंटरनल ऑडिटर। क्लोज 15 आएगा हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्लोज 16 एनबीएफसी के रिगार्डिंग कंप्लायंस की रिपोर्टिंग करोगे। क्लोज 17 कैश लॉस। क्लोज 18 होता है हमारा रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। क्लोज 19 गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रिपोर्टिंग। क्लोज 20 होता है हमारे सीएसआर एक्टिविटीज। क्लोज 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारी क्लोज 21 अच्छे से हमने 2 बार रिवीजन भी कर लिया, और इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू पॉइंट्स है जो हमने वीडियो में तो डिस्कस कर लिए, साथ साथ आपको इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करना है, जैसे आपका पूरा रिपोर्टिंग वाला पूरी सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से, और आपके 16 to 18 मार्क्स का अच्छे से कवर कर पाओ। यहाँ पे हमने ऐसे 700 सीरीज भी कंप्लीट करी है, और अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ऑडिटर की वो भी अच्छे से कवर करिए। 16 to 18 मार्क्स का पोर्शन है, इसको काफी अच्छे से कवर करो, सारे पॉइंट्स को कवर करो, जिससे आपके एग्जाम में इस सीरीज में से मार्क्स कट ना हो। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट हम मिलते हैं ऐसे 200 सीरीज पे।